आज बांग्लादेश बनाकर इंदिरा गांधी ने जो भूल की है उसका खामियाजा बिहारी कैसे भोग रहा है, ये सब कुछ पता है। बांग्लादेश बना के भूल किया? निश्चित तौर पर। यदि हमने बांग्लादेश बनाना ही था तो हिंदू बांग्लादेश अलग बनाना चाहिए था, मुसलमान बांग्लादेश अलग बनाना चाहिए था। योगी बाबा पे आपके कुछ कमेंट्स आए, अगर आप कॉन्टेक्स्ट समझाएं कि दिल्ली में जगह खाली नहीं है। मुझे तो अभी 15-20 साल तक जो है मोदी ही नजर आ रहे हैं। यदि मोदी जी हमारे नेता नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी 150 सीट भी नहीं। 2029 चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ना पड़ेगा। जब मोहन भागवत जी कहते हैं कि 75 पे रिटायर होना चाहिए, आज मोदी जी को आवश्यकता नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता है। और सहमत हो या असहमत हो, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पर्सनालिटी कल्ट के आधार पर। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं आप चुन पाए अभी तक? 1 साल से बात चल रही है, कभी इनका नाम कभी उनका नाम, कंसेंसस नहीं बन रहा। आरएसएस जो है वो कोई और नाम देना चाहता है। नहीं, समस्याएं बहुत थी। देखिए क्या है कि क्या जरूरत थी निशिकांत जी ये कहने की कि पटक पटक के मारेंगे? राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कोई बड़े लाट साहब नहीं है। मैं सांसद हूँ, कानून अपने हाथ में नहीं लेता, लेकिन जब कभी भी ये बाहर जाएंगे तो वहाँ की पब्लिक जो है जिस किसी भी राज्य में जाएंगे पटक पटक के मारेंगे। एक आपका ट्वीट आया था जिसमें आपने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार ब्रिटिश की हेल्प से हुआ, ब्रिटिश सोल्जर्स वहाँ थे। जिस वक्त ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ उस वक्त ब्रिटेन के डिफेंस के अफसर अमृतसर में मौजूद थे, अपने देश के नागरिकों को मारने के लिए। हम विदेशियों का सहारा लेंगे। आपका बड़ा आजकल लव हेट रिलेशनशिप चल रहा है। पार्लियामेंट में मेरी दीदी मेरे कुछ बड़े करीबी मित्र हैं, पारिवारिक मित्र हैं, तो उसमें ओवैसी भी है और आज से नहीं है, वर्षों से। This episode is powered by easemytrip.com. Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ENA podcast with Smita Prakash. My guest today is the MP from Jharkhand who warned Marathi supremacists patak patak ke marenge, that even got the Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis to issue a statement that this was totally unnecessary. But Nishikant Dubey, BJP Lok Sabha MP from Godda, Jharkhand, is never one to be curbed, regardless of who gets offended. His battles in Parliament are legendary, his language bordering on unparliamentary at times. But since 2009, he's been in Parliament, getting re-elected every time from Godda. From GDP to judiciary, nobody is spared from the lashing tongue of Nishikant Dubey. He's the chairman of the Standing Committee on Communications and IT. I'm joined in this conversation with my colleague Naveen Kapoor. Nishikant ji, thank you so much. धन्यवाद आप पॉडकास्ट में आए। तो नवीन कपूर भी पूछेंगे कुछ सवाल, मैं भी पूछूंगी। नमस्ते। तो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं आपके ट्वीट से। रोज कोई नया बवाल होता है। आज का जो है आपका ट्वीट, आपने लिखा है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस के परिवार का अमेरिका के साथ सरेंडर। नेहरू जी ने 1963 में हमारे ओडिशा का चरबटिया एयरपोर्ट अमेरिका को दे दिया। गुलामी और देश बेचने तोड़ने की मानसिकता ने हमें पाकिस्तान की तरह अमेरिका के सामने खड़ा कर दिया। ये काला अध्याय मन विचलित भी है और व्यथित भी है। This is the English translation that we have for our viewers and listeners who want to see it. तो ये बताइए ये कौन सा एयरपोर्ट था और ये दस्तावेज आपके पास आए कैसे, इतने पुराने? नहीं, ये दस्तावेज ऐसे नहीं है कि एक्सक्लूसिव दस्तावेज है। ये दस्तावेज जो है डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है जी, जो यदि थोड़ी कोशिश करें तो आपको मिल जाएगा। और मुझे पढ़ने की आदत है। मैंने मैक्सिमम जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो, येल यूनिवर्सिटी हो, सभी के सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं। अच्छा। तो रात में जब मैं सोने के लिए जाता हूँ तो फिर मैं उसी तरह के रिसर्च में जो है, और ये सारी रिसर्च मेरी खुद की व्यक्तिगत है जी। मेरे पास कोई रिसर्च की टीम नहीं। चाहे पार्लियामेंट में मैं भाषण दे रहा हूँ, चाहे मैं ट्वीट कर रहा हूँ या कहीं कुछ बोल रहा हूँ, तो वो मेरी अपनी खुद की रिसर्च है। इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है उस रिसर्च पर कि मैं सही बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ। तो आज जो मैंने किया ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप ये समझें कि 47 में हम आज़ाद हो गए और 47 के बाद जिंदगी भर, मतलब बचपन से हम भी पढ़ते रहे, आप लोग भी पढ़ते रहे, कि हमने ये डिसाइड किया कि ना हम रूस के साथ हैं ना हम अमेरिका के साथ हैं। हमने नैम बनाया, नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है वो चालू हुआ। और उसका आपको पता है कि बांडुंग सम्मेलन हुआ 60 में, तो बहुत बड़ा एक नैम कंट्रीज का जो है एक सम्मेलन हमने स्टार्ट कर दिया, गुटनिरपेक्ष देशों का। इसके बाद अमेरिका को ये एयरपोर्ट दे देना 1963 में, और उसके पहले का जो
क्लिप है, यदि आप देखेंगे तो राष्ट्रपति केनेडी और जो हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन, 1963 में दोनों की मीटिंग के बाद ये तय हुआ कि हम चरबटिया उड़ीसा का दे देंगे। और उसमें और भी जो अलार्मिंग है, जो मैंने नहीं लिखी, जानबूझकर नहीं लिखी, कि इसके बाद भी हम लगातार ये कहते रहे कि 71 के वार में जो है मुझे सोवियत रूस ने साथ दिया, रूस जो है भाई है। और आज तक का जो इतिहास है, रूस ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे ये कहा जाए कि रूस हमारा भाई नहीं है। तो हम यही पढ़ते रहे। लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट है कि वो चरबटिया का जो एयरपोर्ट है, चाइना के साथ साथ हमने सोवियत रूस पर भी सर्विलेंस करने के लिए अमेरिका को अधिकार दे दिया। तो ये जो ड्युअलिज्म है, और अपना एयरपोर्ट, अपना एयरबेस सार्वभौमिक राष्ट्र यदि दे देता है, तो पाकिस्तान में और हम में क्या फ़र्क है? कुवैत और मेरे में क्या फ़र्क है? हम तो यही कहते हैं ना कि उनके जो अमेरिका के जो एयरबेस हैं या जगह है, उन्होंने बना रखा है। हम तो रिफ्यूलिंग के लिए भी परमिशन नहीं दे रहे थे अमेरिका को। याद है आपको, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो पार्लियामेंट में बवाल उठा था कि गल्फ वॉर के टाइम में कि हम अमेरिका के जो जहाज़ हैं उन्हें रिफ्यूलिंग भी नहीं अलाउ करेंगे, क्योंकि कैसे कर सकते हैं, हमने कभी अपने एयरबेसेस दिए नहीं हैं अमेरिका को। यहाँ तो एयरपोर्ट ही दे दिया था। यहाँ तो एयरपोर्ट ही दे दिया ना, एयरबेस ही दे दिया ना। यही तो सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद यदि आपको नहीं लगता है कि अमेरिका के आगे सरेंडर करें, और जनता के सामने यदि मैं ये नहीं बताऊं, तो क्या करूं? निशिकांत जी, ये मैं देख रहा हूँ आपकी रिसर्च तो काफ़ी बड़ी डाइवर्सिटाइल है, लेकिन सिर्फ गांधीज को लेके, नेहरूज को लेके ज़्यादा स्पेसिफिक है। और मैं एक चीज़ पूछ सकता हूँ कि आप बार बार सरेंडर का वर्ड यूज़ करते हैं, क्या ये एक रिवेंज सीरीज चल रही है? क्योंकि राहुल गांधी ने बोला कि मोदी साहब ने सरेंडर कर दिया, उसके बाद से मैं देख रहा हूँ आपके सीरीज और ट्वीट्स आ रहे हैं, तो क्या ये एक रिवेंज सीरीज चल रही है क्या ये? नहीं, जब हम सत्ता में आए ना 2014 में, जब माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, हमारे साथ क्या मजबूरी है कि हम सोशल मीडिया के ज़माने में जो है सत्ता में, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, हमारी सरकार क्या कर रही है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो स्क्रूटनी में है। 2014 के पहले क्या हुआ, ये स्क्रूटनी में है ही नहीं, सोशल मीडिया था ही नहीं। और 2014 के बाद चूंकि हम ही सरकार के पार्ट हैं, तो सारे लोग हमारे ऊपर क्वेश्चन करते हैं। उनको इतिहास पता ही नहीं है कि भारत किस तरह से गुलामी की मानसिकता में था। और 2014 में माननीय मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने के बाद, किस तरह से हमने इस देश को आगे बढ़ाया है। आज चौथी अर्थव्यवस्था है हम, और तीसरी अर्थव्यवस्था हम। 27 तो बहुत बड़ा समय है, मुझे लगता है कहीं 2026 के अंत होते होते नहीं हो जाए। तो ये जो स्क्रूटनी है, इस स्क्रूटनी में जनता को जानने का अधिकार है। जब हम सत्ता में आए तो उस वक्त जो एज ग्रुप था, जो वोटर का एज ग्रुप है, जो कि हमको वोट करता है, वो 7-8 साल के बच्चे थे। तो 7-8 साल के बच्चे को तो 2014 के पहले का कुछ नहीं पता है। तो मैं उनके जानकारी के लिए ये सारे चीज़ें दे रहा हूँ। और कांग्रेस तो मरी हुई पार्टी, उससे क्या रिवेंज लेना। और ये तो कमेंट्री भी है कि तब की मीडिया इसको उजागर नहीं कर रही थी, जिसको ट्रेडिशनल मीडिया कहते हैं। उन्होंने ये शायद डाला नहीं, और इतने वर्षों के बाद अब ये बाहर निकल रहा है। देखिए, मैंने, अगर ये डिक्लासिफाइड है तो ट्रेडिशनल मीडिया को तो चलाना चाहिए था, अमेरिका के मीडिया को और भारत के मीडिया को। हम सब इसमें जिम्मेदार हैं शायद। देखिए, एक हमने CIA का ही डॉक्यूमेंट रिलीज किया था, रशिया वाला। उसमें कांग्रेस के नेताओं के बारे में हमने कहा था, और उसमें विशेष तौर पर जो उस वक्त के प्रिंट मीडिया थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना था नहीं। और मैंने 85-86 की बात की। आप समझिए 16,000 आर्टिकल सोवियत रूस छपवा रहा है, जो उस वक्त आप ही की तरह, NI की तरह जो दूसरी एजेंसी थी, वो किस तरह से उसका एडिटोरियल पर कब्जा था सोवियत रूस का। ये सारी बातें जो है डॉक्यूमेंटेड हैं। तो जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, ये भी लोगों को जानने का सवाल है। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैं कह रहा हूँ, ये 2010 में डिक्लासीफाई हो गए, 11 में हो गए, 2009 में डिक्लासीफाई हो गए, 2013 में हो गए। उस वक्त भी जो कंट्रोल था सरकार का, या जिस तरह का गोदी मीडिया था 2014 के पहले, जो आरोप हमारे ऊपर हैं, ये भी दिखाने का सवाल है कि देखो ये डिक्लासीफाइड एक डॉक्यूमेंट है, और जो रिलीज हो गया उसको भी यहाँ के अखबार वालों ने नहीं छापा, यहाँ के चैनल वालों ने नहीं दिखाया। ये दूसरा विषय है। और उस वक्त न्यूज़पेपर्स होते थे जिसको एवरीबडी न्यू,
that it was propaganda newspapers. मैं एक का तो मैं नाम ले ही लेती हूँ, पेट्रियट. सब जानते थे कि रशियन पॉइंट ऑफ व्यू अगर पढ़ना चाहो तो आप पेट्रियट उठा लो और पता लग जाएगा. वैसे ही बाकी भी थे जो एडिटोरियल्स फ्रंट पेज पे छपते थे. सभी लीडिंग पेपर आज भी जी. पेपर हैं. मैं कुछ बोलूँगा तो कल को मुझे ही समस्या हो जाएगी. लेकिन आप समझ सकते हैं कि जितने अखबार थे, जितने अखबार, एक आध अपवाद होंगे. इंडियन एक्सप्रेस को यदि आप एक अपवाद मान लीजिए, नहीं तो सभी बिके हुए थे. सर, मेरा सवाल ये है कि आप रशिया के ऊपर बता रहे हैं, पर आरोप ये भी है कि आजकल जो है, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो या फिर मीडिया वाले हों या न्यूज़ पॉलिटिशियंस हो, सबके बेटी बेटियां जो हैं वो अमेरिका में पढ़ते हैं या अमेरिका में काम करते हैं, मल्टीनेशनल्स में काम करते हैं. तो आप अब अमेरिका टिल्ट देख रहे हैं. जिस तरह पहले रशिया टिल्ट होता था, वैसे आजकल अमेरिका का टिल्ट है. और वहाँ का जो डीप स्टेट है वो एक तरह से लोभ लालच देकर पब्लिक ओपिनियन मोल्ड कर रहा है. सही, गलत? मुझे नहीं लगता. मैंने आपको कहा ना कि 2014 के बाद सोशल मीडिया का जमाना इतना है. 140 करोड़ लोग जो है इस देश के, सभी पत्रकार हैं. पहले तो एक कंट्रोल्ड था, कंट्रोल्ड पत्रकारिता थी. अब तो अनकंट्रोल्ड पत्रकारिता है. कल सुप्रीम कोर्ट ने भी आपने देखा कि उसको कहना पड़ा कि सोशल मीडिया को इतना खुला मत छोड़ो. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि किसी के ऊपर व्यक्तिगत हमले हों, लेकिन सभी हमले कर रहे हैं. तो मुझे नहीं लगता जो आप कह रहे हैं डीप स्टेट, और खासकर मोदी जी के समय कोई डीप स्टेट चलने वाला नहीं. मतलब क्या गार्ड रेल्स क्या है, सेफ गार्ड क्या है? उसका कारण सेफगार्ड ये है कि एक तो प्रधानमंत्री जी सभी चीज़ों को व्यक्तिगत तौर पर हैंडल करते हैं. कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उनसे छुपी हुई है. दूसरा है कि उनका जो कनेक्ट है आम लोगों के साथ, मतलब आप ये समझें कि मुझे तो जब भी मैं उनसे मिलने के लिए गया, कई एक चीज़ें वो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बताते हैं जो कि मेरे नॉलेज में नहीं. तो मतलब उनको एक एक चीज़ों के बारे में इतनी जानकारी है. तो आज यदि कोई इस तरह के डीप स्टेट के साथ मिलकर कुछ भी करने की कोशिश करेगा, वो 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा. क्योंकि ईमानदार नेतृत्व जो है वो, मैं नहीं कहता पूरी दुनिया इस चीज़ को मानती है, और ये फैक्ट है कि इनसे ज़्यादा जो है ईमानदार नेतृत्व हो ही नहीं सकता. आप समझिए 11 साल से हम सरकार चला रहे हैं, एक भी मंत्री के ऊपर इतना छोटा भी छींटा आया क्या? और यदि हमारी एजेंसी भी कोई गलत कर रही है, जैसे मैं आपको बताऊं, नेशनल मेडिकल काउंसिल हमने बनाया, यदि उसमें करप्शन है तो ये दूसरी बार हुआ पिछले 3 साल में कि सीबीआई के रेड हुए, ईडी के रेड हुए, अपने लोगों के ऊपर रेड हुए. तो कोई ऐसा आदमी नहीं है जो छूटने वाला है. तो जो आरोप है ना, वो आरोप केवल ऐसे ही हवा में मैं आपको कह सकता हूं. और यदि ऐसा होता तो हमारा एफटीए साइन हो गया रहता ना. यदि ऐसा होता तो ट्रंप जो है लगातार इस तरह की बातें नहीं करते. इसका मतलब ये है कि जो मजबूत राष्ट्र है, जो माननीय मोदी जी दिखा रहे हैं, उसके कारण जो है समस्या चल रही है. तो डीप स्टेट का यदि मामला होता तो समस्या नहीं होती. जैसे सबके साथ समझौता होता था, समझौता हो गया रहता. मैंने ये भी नोटिस किया कि वहाँ के एक अधिकारी ने कहा कि ये आप नेगोशिएशंस में पीयूष गोयल को क्यों भेज रहे हैं? पीयूष गोयल को मत भेजिए, किसी और नेता को भेजिए. लेकिन भारत, पहले वाला भारत, शायद मैं 2014 की नहीं कह रही, बट मे बी 70 के दशक में या 80 के दशक में, अगर अमेरिका से कभी ऐसे आता कि इस मंत्री को मत भेजिए या इस ऑफिशियल को मत भेजिए, भारत मान लेता. लेकिन इस बार भारत नहीं माना, पीयूष गोयल को ही भेजा फिर से नेगोशिएशंस के लिए. दैट मेड मी हैप्पी. कि आप कौन होते हैं हमें बताने वाले कि हमारी तरफ से कौन आएगा नेगोशिएशंस करने? इसीलिए ना, और 11 साल से पीयूष गोयल जी मंत्री हैं. प्रधानमंत्री जी क्या सोच रहे हैं, या सरकार क्या सोच रही है, और देश हित क्या है. आपको यदि ध्यान हो कि जब निर्मला सीतारामन जी कॉमर्स मिनिस्टर थी, तो WTO में जो है हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के नाम पर जो है हमने साइन करने से मना कर दिया. नेगोशिएशन टूट गया था. जबकि कांग्रेस सरकार ने वो फूड सिक्योरिटी बिल ला दिया था, लेकिन 80 करोड़ लोगों को कैसे खाना पहुंचाया जाएगा, उसके लिए तो समझौता कर लिया था कि उसकी सब्सिडी हम खत्म कर देंगे. लेकिन यह हमारे प्रधानमंत्री जी को पता था. उन्होंने कहा समझौता टूटता है तो टूटे. मैं दूसरा आपको कह रहा हूँ, पीयूष गोयल जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का, मैं इस मुद्दे को चूंकि बहुत उठाता हूँ, ITA 1 हमने 96 में जो है साइन कर लिया. मतलब इंटरनेशनल टेलीकॉम एग्रीमेंट जो है वो 96 में चिदम्बरम साहब ने साइन किया. सोना यदि आप इंपोर्ट करते हो तो सोना का तो वैल्यू है वो रह जाता है,
हमारे घर में जो है उसकी एक कीमत है। कल को कोई समस्या होगी तो लोग सोना को जो है बेच के अपनी जीवन चला सकते हैं। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉनिक आ गया यहाँ इस देश में तो कितना साल, एक मोबाइल फ़ोन है उसका 1.5 साल 2 साल 3 साल डिफंक्ट हो जाता इसके बाद डिफंक्ट हो जाता है। हमने एग्रीमेंट साइन कर लिया, केवल 26 देश ने एग्रीमेंट साइन किए, चाइना ने उस वक्त एग्रीमेंट साइन नहीं किया। और वो एग्रीमेंट ये है कि 0 इंपोर्ट ड्यूटी पर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को जो है हमारे यहाँ लाइए। इसके कारण से आपको ध्यान हो कि यहाँ जितने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई। आज भारत जो है यदि सबसे ज़्यादा कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहा है तो केवल इलेक्ट्रॉनिक्स गुड का कर रहा है। जब माननीय प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 2 काम किया। कहा ऐसा नहीं चलेगा, मैन्युफैक्चरिंग तो हमारे यहाँ लाना होगा। तो कहा मैन्युफैक्चरिंग तो हो नहीं सकता है। तो उन्होंने ITA 1 में एक लूप होल्स निकाला, क्योंकि जब ITA 1 96 में साइन हुआ उस वक्त मोबाइल का बहुत ज़माना नहीं था, तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें छूटा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो है यहाँ करेंगे। उसके लिए काफ़ी केसेस हुए, केस चल भी रहा है, लेकिन उसका अब देखिए कि हम यहाँ एप्पल बन रहा है, सैमसंग बन रहा है, सोनी बन रहा है, जितने मोबाइल फ़ोन है, और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हो गए हम चाइना के बाद। दूसरा ITA 2 में एग्रीमेंट आज तक भारत ने 2015 से लटका रखा है कि हम ITA 2 साइन नहीं करेंगे। और चाइना ने जिस तरह से किया कि 96 में ITA 1 साइन नहीं किया, जब वो मजबूत किया अपने आप को 2003 में साइन किया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो ये जमाना वो है कि अमेरिका के गिदड़ भभकी में या किसी भी कंट्री के गिदड़ भभकी में भारत नहीं आता। भारत जहां अपना मजबूत कर सकता है, अपने लोगों को रोजगार दे सकता है, या जिन चीज़ों से भारत को फ़ायदा है, ये दूसरा काम किया। मैंने कहा कि एक फूड सिक्योरिटी एक्ट में साइन करने से मना कर दिया, ITA 2 में साइन करने से मना कर दिया, और FTA भी अभी वही हो रहा है जो कि भारत के हित में है, यहाँ की जनता के हित में। ये माननीय मोदी जी के कारण संभव हो पाया। सर, मैं वापस आपकी ट्वीट सीरीज पे आता हूँ। एक आपका ट्वीट आया था जिसमें आपने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार ब्रिटिश की हेल्प से हुआ, ब्रिटिश सोल्जर्स वहाँ थे। ये बहुत एक अलार्मिंग चीज़ है, इस पर आप थोड़ा जोर डालेंगे अगर आपने इस पर रिसर्च कुछ करी है तो? ये आप समझें कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 84 में हुआ, जून 84 में हुआ। और वो जो डॉक्यूमेंट मैंने दिया वो इंटरनल डॉक्यूमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स को जो है उसने इंटरनल डॉक्यूमेंट दिया है। ये डॉक्यूमेंट है जनवरी-फरवरी का। आप समझें कि 5-6 महीना पहले आप थैचर को जो है कॉन्फिडेंस में लेकर कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन ब्लू स्टार करने वाले हैं, हम स्वर्ण मंदिर जाने वाले हैं, भिंडरावाला को आपने पैदा किया, भिंडरावाला के साथ निहत्थे को मारने वाले हैं, और आपने जो है उनकी मदद ली। ये पूरा डॉक्यूमेंट हमने दिया। इसका एक दूसरा सीरीज जो है मैंने जानबूझकर अभी छोड़ा हुआ है कि कांग्रेस जब कभी हल्ला करेगी तो मैं बताऊंगा कि इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, स्मिता जी, बड़ा आपको आश्चर्य लगेगा कि मार्गरेट थैचर को इंदिरा जी ने चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी मेरे पास है, वो चिट्ठी मैं किसी दिन जो है ट्वीट करूंगा। उसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार में क्या क्या किया। यदि हम सार्वभौम राष्ट्र हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया, और तो आप जो है दूसरे देश को बताएंगे कि हमने इस आधार पर ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, इसमें ये हो गया, इसमें इतनी कैजुअलिटी हो गई। तो ये पूरा का पूरा, और जिस वक्त ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ उस वक्त ब्रिटेन के डिफेंस के अफसर अमृतसर में मौजूद थे, और उस वक्त जून में मौजूद नहीं थे, वो जनवरी-फरवरी से लेकर जून तक मौजूद थे। ऐसा कहीं होता है? अपने देश के नागरिक, और सबसे जो महत्वपूर्ण जो है सिखों के लिए स्वर्ण मंदिर से ज़्यादा प्रतिष्ठित जो है, या ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या धार्मिक जो है कोई जगह नहीं है, आपने वहाँ जो है तोप चलवा दिया साहब, आपने निहत्थे को मार दिया साहब, और अपने से नहीं मारा, आप जो है दूसरे देश के सेना को बुलाकर मरवाते हैं। तो यही मैंने कहा था, और इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो नहीं सकती। उसमें आई रिमेंबर दिस, क्योंकि वो 2018 में वो रिलीज़ हुई थी वो डॉक्यूमेंट्स। तो उस टाइम देयर वाज अ लॉट ऑफ टेंशन इन ब्रिटेन ऑल्सो कि अगर हम ये रिलीज़ करेंगे तो, क्योंकि उनके यहाँ भी सिख पॉपुलेशन काफ़ी है, कि क्या वहाँ की जो सरकार थी वो वर दे हैंड इन ग्लव विद इंदिरा गांधी। तो उस वक्त आया था क्लैरिफिकेशन कि हमें बताया गया था, हमसे पूछा नहीं गया था, ना हमने मदद की थी। इंदिरा गांधी ने इन्फॉर्म किया था, कोई इंटेलिजेंस कोऑपरेशन हुआ नहीं था, इन्फॉर्मेशन दिया गया था। नहीं, आप मेरा ट्वीट देखिए ना, वो ट्वीट जो मैंने किया है
उस ट्वीट में वो एक पेज जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने वहाँ के डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को लिखा है, उसने साफ लिखा है, उसने कमेटी को साफ लिखा है कि हमसे मदद मांगी गई थी, हमारे लोग गए थे और हमने उनको कोऑपरेट किया है। पर इसमें कोई खराब बात है कि अगर इंटेलिजेंस कोऑपरेशन हुई है, उसके बाद जो ऑपरेशन इंदिरा गांधी ने किया था, तोप तो भेजे नहीं थे मार्गरेट थैचर ने, वो डिफेंस जो किया था, वो जो ऑपरेशन हुआ था ब्लू स्टार, वो तो टोटली इंडिजिनियस था ना, वो तो टोटली इंदिरा गांधी का था। उसमें ब्रिटेन का तो कोई कोऑपरेशन नहीं था। इंटेलिजेंस कोऑपरेशन में कोई खराब बात तो नहीं, जैसे पूरी 2611 में अमेरिका के साथ हमने किया। पूरी स्ट्रेटेजी बनाई थी। देखिए क्या है, दोनों घटना को आप अलग अलग ये कह सकते हैं। यदि हम चीन के खिलाफ लड़ाई लेने के लिए किसी का कोऑपरेशन लेते हैं, जैसे हमने 71 के वार में इजराइल का फुल फ्लेज सपोर्ट लिया, रूस का फुल फ्लेज सपोर्ट लिया, उसमें क्या परेशानी है? लेकिन अपने देश के नागरिकों को मारने के लिए हम विदेशियों का सहारा लेंगे? ये किस तरह का सोशलिस्ट कंट्री है, किस तरह का सेकुलर कंट्री है? और उसमें भी भिंडरावाले को आप पैदा करके, जो सिखों का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है स्वर्ण मंदिर, जहाँ की केवल सिख नहीं हमारी भी आस्था है, हमारे परिवार के लोग भी 2-3 महीने में स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने के लिए जाते रहते हैं, जो इतना महत्वपूर्ण जगह है, वहाँ आप तोप चलवा दो, वहाँ आप ब्रिटेन का साथ ले लो। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये घटिया बात नहीं है, ये घटिया मानसिकता नहीं है। या आपको अपने इंटेलिजेंस के ऊपर, अपनी सेना के ऊपर या पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है, और जब भरोसा नहीं है तो आप किस तरह की सरकार चला रहे हो? और ये घटना जो है 84 की है, देश आज़ाद हुआ 1947 में। इसका मतलब कि आज़ादी के 50 साल के आसपास भी हम इस तरह के सिस्टम यदि पैदा नहीं कर पाए अपने इंटरनल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो फिर किस तरह की सरकार चला पाया? आपको याद है कि ये 84 की घटना है, जब ये हुआ था, जब मोरारजी भाई जो जनता दल के, जब वो थे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को बंद कर दिया था। वो कांग्रेस की सरकार तो नहीं थी ना, वो तो आपकी जो ओरिजिनल पार्टी थी जनता पार्टी, उन्होंने किया था। तो इंटेलिजेंस को सबसे बड़ा धक्का नॉन कांग्रेस पार्टी ने दिया ना। देखिए, जहाँ तक मोरारजी भाई का सवाल है, मोरारजी भाई कंप्लीट कांग्रेस के प्रोडक्ट थे। निर्मला सीतारामन जी के पहले, अब तो निर्मला सीतारामन जी शायद वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे कि कौन वित्त मंत्री कितनी बार बजट पेश किया, लेकिन उसके पहले का रिकॉर्ड मोरारजी भाई के नाम से ही था कि कांग्रेस के वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने सबसे ज़्यादा बजट जो है पास किया। उनकी व्यक्तिगत लड़ाई थी इंदिरा जी के लिए। उस वक्त के जो माहौल थे, जो इंदिरा परिवार ने जिस तरह से गांधी परिवार ने कर रखा था, जैसे आपने मीडिया कंट्रोल था, बिजनेसमैन कंट्रोल था, लाइसेंस परमिट कोटा राज था, उसको समाप्त करने के लिए जो है दुश्मन का दुश्मन दोस्त बनाना था। तो मोरारजी भाई को हमने साथ दिया, इसलिए मोरारजी भाई को हम कोई डिफेंड करने नहीं आए, हमारी आइडियोलॉजी के आदमी नहीं थे। ठीक है, लेट्स कम बैक टू टुडेज इंडिया। एक और जो आपका जो ट्वीट काफ़ी वायरल हुआ मराठी स्पीकर्स के ऊपर, क्या ज़रूरत थी निशिकांत जी ये कहने की कि पटक पटक के मारेंगे? देखिए, मैं देवेंद्र फडणवीस भी बहुत ही नाराज हो गए थे। काफी एम्बैरेसमेंट भी हुई आपकी लीडरशिप को भी वहाँ पे, वो जो देखने को मिला। मतलब किस बात की परेशानी हुई? देखिए, मैंने दूसरे दिन भी क्लैरिफाई किया और आज फिर मैं बता रहा हूँ, और फिर मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने बात पर कायम हूँ। ये जो देश है, ये देश भाषाओं का एक समुच्चय है, व्यक्तियों का समुच्चय है, अनेकता में एकता है, और सभी को अपने अपने रीजन से प्यार है। मराठी भाषा के गौरवशाली इतिहास और अस्तित्व पर कोई क्वेश्चन मार्क कर ही नहीं सकता। मराठी का हम सम्मान करते हैं, मराठाओं का सम्मान करते हैं। शिवाजी महाराज को मुसलमानों ने धोखा दिया, हमने नहीं धोखा दिया। मराठा सेना के जो है कई एक लोग उत्तर प्रदेश में आके बस गए। गोविंद वल्लभ पंत साहब जो है यहाँ के यदि मुख्यमंत्री बने तो मराठा थे। मैं जहाँ से सांसद हूँ गोड्डा से, उसका जो एक पार्ट है देवघर, उसमें एक नहीं 3 बार मराठा को जो है हमने सांसद बनाया। मधुली मिया जी 3 बार वहाँ के सांसद बने। ये बिहार की खासियत है। जॉर्ज फर्नांडिस भी आ जाते हैं, मधुलिमाई भी आ जाते हैं, आचार्य कृपलानी। आचार्य कृपलानी, हाँ।
मतलब आप ये समझिए वहीं पढ़ाए, वहीं वो वहाँ के सांसद बने, वहीं से कांग्रेस के अध्यक्ष बने वो। तो बिहार एक ऐसा जगह है जो वो मैं नहीं बोलता, बिहारी हमेशा हम बोलते हैं, उसको लगता है ये देश हमारा है। ये उसकी कमजोरी भी है, ये उसकी मजबूती है। तो मराठा कि ये कहने की क्या जरूरत थी, अगर यूनाइटिंग फैक्टर है तो फिर हु इज द डॉग हु इज द टाइगर? मैं यही बात कर रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। तो ये महाराष्ट्र देश के बाहर नहीं है। पहली बार राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे से पता चलता है कि महाराष्ट्र जो है वो हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है। हिंदुस्तान का यदि पार्ट है तो कोई कहीं जाके बस सकता है। पूरे देश में मारवाड़ी है। ये सभी तो राजस्थान से गए ना। किसी ने मारवाड़ी को भगाया क्या? उसको सम्मान दिया। उसका इस देश की इकोनॉमी में बड़ा योगदान है। तो चाहे राजस्थानी हो, कन्नड़ हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, जैसे सभी भाषाओं से उन लोगों को प्यार है, वैसे ही बिहार और उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, मतलब मानिए ना मानिए, उसकी रीजनल लैंग्वेज आप हिंदी मान लीजिए। आप यदि राष्ट्रभाषा नहीं मानने को तैयार हैं, आपको यदि अंग्रेजों की अंग्रेजी पसंद है, त्रिभाषा फार्मूला में भी वो अंग्रेजी पढ़ाने में कोई परहेज नहीं है। ब्रिटेन की भाषा हिंदुस्तान में पढ़ाई जाएगी, कुछ नहीं है। लेकिन आपने आंदोलन किया, बहुत अच्छा बात है। लेकिन आप जो पीटते हो हिंदी भाषी के नाम पर जबरदस्ती, आप जो कहते हो मराठी, बंबई की आबादी, मैं आपको बता दूं, बंबई तो गुजरात का पार्ट था ना, बॉम्बे महाराष्ट्र का पार्ट नहीं था। 1956 में जब भाषा के आधार पर डिवीजन हुआ तो बॉम्बे जो है महाराष्ट्र का पार्ट बना, बहुत अच्छा हो गया, बन गया। लेकिन आज भी मुंबई की जो स्थिति है, केवल 31-32% मराठी स्पीकिंग लोग मुंबई में रहते हैं, केवल 31-32%। और उतने ही 31-32% लोग जो है हिंदी स्पीकिंग वहां रहते हैं। 2% भोजपुरी स्पीकिंग रहते हैं, 12% गुजराती स्पीकिंग रहते हैं, 3% तेलुगु, 3% तमिल, 2% राजस्थानी, 11-12% जो है उर्दू बोलने वाले लोग रहते हैं। जब सब रहते हैं तो आप जो है, मैंने कई एक बार कहा, दूसरा जहां की कंफ्यूजन हुआ मैं उसको फिर क्लैरिफाई कर देता हूं। महाराष्ट्र का इस इकोनॉमी में योगदान है, इस पर कोई डिनाई नहीं करता। लेकिन महाराष्ट्र जो टैक्स देता है, उस टैक्स में हमारा भी अधिकार है। हमारा कौन? हमारा मतलब पूरे देश का। जैसे सबसे बड़ा टैक्स पेयर कौन है महाराष्ट्र में, जहां से वो कहते हैं कि हमको पैसा आता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर वहां है, तो टैक्स वो मुंबई में देता है, महाराष्ट्र में देता है। क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारा और आपका पैसा नहीं है? पूरे देश का पैसा है ना। दूसरा मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है 100% के आसपास है, तमिलनाडु में 110% के आसपास है। क्रेडिट डिपॉजिट जो हम पैसा जमा करते हैं और जो वो हमको बैंक लौटा के देती है हमारे उद्योग धंधा के लिए। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, इसका जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो केवल 40%। हम 100 रुपया यदि जमा कर रहे हैं तो हमारे यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केवल 40 रुपया दे रही है। 60 रुपया वो महाराष्ट्र को दे रही है, वो तमिलनाडु को दे रही है, वो पंजाब को दे रही है। आप ये समझें कि पैसा हमारा है, टैक्स आपका मिल रहा है, ठीक है, महाराष्ट्र के खाते में जाता है। LIC का किसके पास इंश्योरेंस नहीं? सभी इंश्योरेंस होल्डर हैं। LIC का हेडक्वार्टर है तो उनका जो है टैक्स महाराष्ट्र में जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री की कोई इंडस्ट्री नहीं है वहां, कोई इंडस्ट्री नहीं है, उसका हेडक्वार्टर है, उसका पैसा जा रहा है। बिहार में यदि टाटा स्टेब्लिश किया फैक्ट्री तो बिहार में स्टेब्लिश किया ना। यदि बिहार नहीं होता, जो आज जमशेदपुर है, तो टाटा नहीं बनता, उसका हेडक्वार्टर वहां है, वो टैक्स देता है। आदित्य विक्रम बिरला जो है, उनकी कौन सी इंडस्ट्री महाराष्ट्र में है? हिंडाल्को हमारे यहाँ है, हम उनको कॉपर दे रहे हैं, उनका हेडक्वार्टर है, वो वहां कर रहे हैं। सज्जन जिंदल वहां बैठ रहे हैं, उनका हेडक्वार्टर है, वो पैसा दे रहे हैं। तो मैंने ये कहा कि जो महाराष्ट्र की इकोनॉमी में पैसा है, उस पैसा में हमारा भी अधिकार है। आप सक्षम हो, आप सबसे ज्यादा टैक्स पर देते हो, आपका इस देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में योगदान है, मेरा उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन हमको आप मत करो भैया। और यदि आपको इस तरह के गैर मराठी स्पीकिंग लोग खराब लगते हैं, मैं तो सम्मान करता हूं मराठा का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, लेकिन यदि लगता है तो आप सबसे पहला डंडा लेके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन के सामने खड़े हो जाओ।
LIC ऑफ इंडिया, क्योंकि इन लोगों को हिंदी आती ही नहीं है, मराठी नहीं आती है। तो मराठी नहीं आती है तो उनको पीटो ना भाई, कहो कि सारे हेडक्वार्टर यहां से चले जाएंगे। दूसरा क्या है कि जिसका आपको बड़ा घमंड है, जो वहां मुंबई का सबसे बड़ा ग्लैमरस चीज है फिल्म इंडस्ट्री है, तो आप दूसरे दिन करो कि किसी फिल्म की शूटिंग नहीं होगी और कोई हिंदी फिल्म स्टार यहां मौजूद नहीं होगा। मराठी में तुमको फिल्म बनानी है तो यहां मौजूद रहो, नहीं तो चले जाओ। तीसरा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, इसका कोई चेयरमैन मराठी नहीं है, सबको भगाओ। कहो सेबी का ऑफिस यहां नहीं होगा, NSE का ऑफिस यहां नहीं होगा, BSE का ऑफिस यहां नहीं होगा, सब टैक्स पेयर है, ये सब टैक्स दे रहे हैं, हटा के ले जाओ। तो मेरा ये कहना है कि इसमें राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, और उसमें कई एक विकीलीक्स के हमने किए कि जब जब मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन होता है, इसी तरह के गरीब निहत्थे आदमी को मारते हैं, और मारते हैं तो हिंदी भाषी होने के नाते मुझे तो, जैसे सबों को अपनी मातृभाषा पर गर्व है, तमिलियंस को गर्व है, कन्नड़ को गर्व है, तो मुझे गर्व है कि मेरी मातृभाषा जो है हिंदी है, हिंदी हम बोलते हैं और हिंदी ने हमको सब कुछ दिया है। तो जहाँ कहीं भी हिंदी के ऊपर अटैक नज़र आएगा, जो लोग करेंगे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कोई बड़े लाट साहब नहीं है। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि मैं सांसद हूँ, कानून अपने हाथ में नहीं लेता, लेकिन जब कभी भी ये बाहर जाएंगे तो वहाँ की पब्लिक जो है, जिस किसी भी राज्य में जाएंगे, पटक पटक के मारेंगे इसको। सर, ये वायलेंस को बढ़ावा देने वाली बात नहीं हुई है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मतलब सबको में सामंजस्य होना चाहिए, देश एक है, तो मतलब अगर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को या फिर कुछ पर्टिकुलर लोगों को बोल रहे हैं कि आप पटक पटक के मारेंगे, थोड़ा आपको लगता नहीं एक वायलेंट कनोटेशन है इसका? और वो भी सांसद की तरफ से। मैंने तो कहा कि मैं सांसद हूँ, कानून हाथ में नहीं लेता, लेकिन लोगों का तो गुस्सा है ना। मुझे जनता का पल्स पता है, मैं मोबाइल खुद उठाता हूँ, मुझे पता है ना कि जनता किस चीज़ पर क्या भड़की हुई है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, ये मोदी जी का राज है। यहाँ जो है ये इस तरह का गुंडई नहीं चलेगा। आप अपना काम करो, अपनी बातें को मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जीत के आओ, जीत के दिखा दो। लेकिन आप जो है ज़बरदस्ती यदि गरीबों को मारोगे तो गरीब रिएक्ट करेगा ना, एक ना एक दिन जो है गरीब रिएक्ट करता है ना, वो गरीब रिएक्ट करेगा। और वो कन्नड़ भी हैं, वो तमिलियन में, मैंने ऐसा नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश बिहार आओ, मैंने कहा तमिलनाडु आओ, क्योंकि पहला जो आंदोलन उन्होंने किया वो पहले गुजरातियों के खिलाफ किया, 1956 का जो आंदोलन था, फिर साउथ इंडियंस के खिलाफ किया, और उसके बाद फिर अब हिंदी भाषियों के खिलाफ कर रहा है। तो उनका जो इतिहास है, तो उस इतिहास में जो है सभी लोग उनसे जले भुने हैं, तो जिनको मौका मिलेगा उनको मारेंगे। और जो मैंने कहा कि यदि कोई बहुत बड़ा पावरफुल आदमी होगा तो अपनी बातें कहने के लिए वो दूसरे राज्य में जाएगा ना। अपने घर पर घुसकर बैठकर उनका सिक्योरिटी वापस ले लीजिए ना, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे का। घर से बाहर निकल जाए तो मैं मान जाऊं कि ये बहुत बड़े शेर हैं। बट सर, आपके अलायंस पार्टनर थे एक टाइम पे लोकसभा, ये सेम आइडियोलॉजी थी, सेम लड़ाई, इसी आइडियोलॉजी के कारण तो बाहर निकले ना, इसी आइडियोलॉजी के कारण बाहर निकले। यही लड़ाई। और मेरे ट्वीट का क्या असर है वो आपने देखा होगा कि शिवसेना के नेताओं ने कहना शुरू किया कि MNS के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस उनके साथ जो है शेयर नहीं कर रही है प्लेटफॉर्म। तो मैं तो ये मानता हूं कि जो मैंने कहा उस बात को वो लोग भी रियलाइज कर रहे हैं। पर लेकिन भाषा, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक कि डॉक्टर मनमोहन सिंह असम के थे लेकिन असमीज बोल नहीं सकते थे। आपके यहाँ भी कई सारे मंत्री हैं जो कई सालों से राज्यसभा उस राज्य से हैं लेकिन भाषा नहीं बोलते वहाँ की। बाकी पार्टियों में भी हैं, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी को देख लीजिए, राहुल गांधी केरला से हैं लेकिन मलयालम नहीं बोलते। ऐसे कई सारे लोग हैं जो लोकसभा और राज्यसभा के रूट से आते हैं लेकिन वहाँ के भाषा के दो सेंटेंसेस ही बोले। सुषमा स्वराज को देख लीजिए, वो कर्नाटका से लड़ी थी, वो उन्होंने कन्नड़ा सीख लिया। या फिर स्मृति को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, लैंग्वेज एक सीखने में क्या हर्ज है? नहीं, सीखने में कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा सिखाओ, हाँ, किताब दो ना उनको। लेकिन जो मारपीट है, हाँ। मैं कहाँ कहता हूँ कि मुंबई में रहते हो तो तुम मराठी नहीं सीखो। मेरा ही छोटा भाई रहता है, छोटा भाई का दोनों बच्चा जो है वही पढ़ा है स्कूल में, मतलब स्कॉटिश स्कूल में पढ़ा, मतलब जो बेस्ट स्कूल है मुंबई का। लेकिन वो दोनों मराठी लिखते पढ़ते हैं, उनको मराठी आती है। जी जी। मतलब मैं आपको बताऊं कि मेरे परिवार के भी 2 बच्चे ऐसे हैं जो फ्लुएंट है मराठी में। तो मराठी वहां पैदा हुए तो स्वाभाविक है कि मराठी सीखेंगे। उनका कि क्यों बोले ऐसे चाचा जी?
नहीं, उनको तो बिहारी प्राइड है ना, वो मराठी जानते हैं, कोई उनको रोकेगा तो वो मराठी बोलेंगे, मराठी में मतलब आप समझे फ्लुएंट है। तो आप कह रहे हैं थोपने नहीं चाहिए किसी चीज को? कि कोई कैसे कोई भी भाषा सम्मानित भाषा है। नहीं, और मार पिटाई नहीं मार करते हैं। पिटाई नहीं, आप गरीब को क्यों मार पिटाई करते हो? और यदि आपको मराठी, हमेशा होता है कि टैक्सी वाले को, ऑटो वाले को, ये जो ढाबा वाला है उसको, और वो भी सिर्फ चुनाव जब करीब होते हैं तब होता है। एंड इट्स नॉट जस्ट हियर, इट्स हैपनिंग इन कर्नाटका, इट्स हैपनिंग इन तमिलनाडु, हर जगह हो रहा है। और फिर वो चुनाव के बाद वो फुस हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। अच्छा, तो समस्या ये है। तो निशिकांत जी, आपके एक स्टेटमेंट जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं मिली जो कंट्रोवर्शियल नहीं थी। आपने एक पूर्व हमारे इलेक्शन कमिश्नर को बोला मुस्लिम कमिश्नर है। क्या मतलब आप कभी आप मराठी के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं, मुसलमानों के खिलाफ खोल देते हैं, क्या चाहते हैं आप? जब मैं चुनाव लड़ने के लिए गया 2009 में गोड्डा, तो मुसलमान की आबादी जो है 1.5-2 लाख के आसपास। और आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो तकरीबन मुझे लगता है कि 4 लाख के आसपास। कितने टाइम में? 10-12 साल में। और ये बढ़े तब जबकि एसवाई कुरैशी साहब जो है इलेक्शन कमिश्नर थे। आज जो SIR हो रहा है बिहार में और जिस तरह के डाटा आ रहे हैं, वो क्या कह रहा है कि बांग्लादेशी हैं, वो दूसरे देश के नागरिक हैं। तो जब दूसरे देश के नागरिक को आप जबरदस्ती वोटर बनाओगे, और जब मैं खुद अपनी समस्या में ग्रसित होऊंगा, जब मैंने देखा कि मिस्टर कुरैशी जब इलेक्शन कमिश्नर हुए तो आप समझिए कि 170% जो है वोटर बढ़े मुसलमानों में, हिंदुओं में वो केवल 12% बढ़े, और जो मुस्लिम बूथ थे उसमें 170% के आसपास एवरेज बढ़े, किसी में 250% भी बढ़े, किसी में 50% भी बढ़े। और अभी भी जो विधानसभा का इलेक्शन हम लोगों ने किया, ये जो राहुल गांधी साहब कहते हैं, आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि झारखंड चुनाव विधानसभा के पहले जो है हमारी पार्टी ने जो है कई एक बार इलेक्शन कमीशन को अपना रिप्रेजेंटेशन दिया कि 33 ऐसी विधानसभा है जहां की लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव आते आते 50% से लेके 147% तक वोटर बढ़े। वो मैक्सिमम वोटर जो है मुस्लिम इलाकों में बढ़े। तो जब ये होगा तो आप क्या कहोगे? आप मेरे स्थान पर रहकर देखो। नहीं, 2009 से आपने क्या उस वक्त आपने कोई पिटिशन दिया, क्या बोले संसद में कि ऐसे बढ़ रहे हैं यहाँ पे इन इलाकों में? आप मुस्लिम बूथ कह रहे हैं, यानी कि उस एरिया जहाँ पे मुस्लिम बहाल है। हाँ, उस एरिया में अगर आपने क्या कुरैशी जी आपसे मुलाकात की, आपने बात किया, या आपने बात उठाई, आपकी पार्टी ने बात उठाई कि ये सडनली SIR हो गया? 2009 से लेके 2025 तक गूगल में आप सर्च करिए, मैं एक ऐसा आदमी हूंगा जो पिछले 15 साल से कंसिस्टेंट एक बात बोलता कि हमारे यहां बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, आदिवासी कम हो रहे हैं। जब 1951 की जनगणना हुई, हमारे संथाल परगना के 6 जिले जहां से मैं सांसद हूं, वहां आदिवासियों का पॉपुलेशन 45% था। और 2011 की जो जनगणना है वो ये दिखाता है कि आदिवासियों का पॉपुलेशन केवल और केवल 26%। कहाँ चले गए वो? वही कह कन्वर्ट हो गए? वही कह रहा हूं। और मुसलमान का जो पॉपुलेशन था वो 9% था, आज मुसलमान का पॉपुलेशन 24%। पूरे देश भर में मुसलमान 4% बढ़े। संथाल परगना में मुसलमान जहां की न रोजगार है, न पीने का पानी है, जहां के लोग विस्थापन और पलायन के शिकार हैं, वहां 15% के हिसाब से बढ़े। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दिया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और 2009 से कोई ऐसा सेशन नहीं है 2025 तक जबकि ये बातें मैंने नहीं उठाई। फिर 11 साल तो आपकी सरकार थी, तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? हमारी सरकार ने NRC के लिए, जब वहाँ राज्य में सरकार, देखिए क्या है कि NRC और ये सब एक ऐसे विषय हैं जिसमें राज्य सरकार का समर्थन आपको जरूरी है। 2014 से 19 तक हमारी सरकार थी, और 14 से 19 तक NRC के लिए एक कागज बना के कि हमारे कितने जमीन को कब्जा कर लिया,
कितने आदिवासी लैंड जो है आज बांग्लादेशी घुसपैठियों के पास हैं, ये सारे कागज बनाने में जो है 2 साल 2.5 साल लगा। और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एनआरसी के लिए यहाँ भेजा। लेकिन तब तक हमारी सरकार बदल गई 2019 में, और उस सरकार ने कहा कि जैसे प्रत्येक राज्य सरकार ने, आपको ध्यान हो, कहा कि सीबीआई का कंसेंट चाहिए यदि आपको केसेस करने हैं, मतलब राज्य सरकार का कंसेंट चाहिए। उसी तरह एनआरसी में भी स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए। उन्होंने मना कर दिया। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक झारखंड की सरकार हमसे लड़ रही है। ये जो मैं आपको कह रहा हूं कि हलफनामा दिया, इस हलफनामा के बाद भी राज्य सरकार तैयार नहीं है, क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। हम कर क्या सकते हैं? सीमांचल एरिया में है, सीमांचल एरिया में रोहिंग्या घुस गए या फिर बांग्लादेशी घुस गए। झारखंड अलग है। बिहार में तो आपकी सरकार थी, नीतीश बाबू के साथ आपकी सरकार थी, वहां पे क्यों नहीं? हर जगह आप बुलडोजर चलाते हैं, रोहिंग्या को उठा उठा के पटक के बोट में डाल देते हैं और भेज देते हैं। यहाँ पे क्यों नहीं? यहाँ नाव नहीं थे क्या? नहीं, यहाँ तो अभी जो SIR हो रहा है उसको उसी तरह का एक्सरसाइज आप मानिए। ये फिर यही बात हुई ना। तो SIR जो है ये नागरिकता के लिए नहीं, नागरिकता के लिए नहीं है। आप यदि वोटर बने, अब देखिए क्या है कि लोग कंफ्यूजन पैदा करते हैं। मैंने तेजस्वी का भी बयान देखा। आप 2010 के चुनाव में वोटर नहीं है, 2015 के चुनाव में वोटर नहीं है, 2020 के चुनाव में वोटर नहीं है, लेकिन 2025 में कोई यदि 70 साल का आदमी, 75 साल का आदमी यदि वोटर बन जाए तो उसको इलेक्शन कमीशन पूछेगा कि नहीं पूछेगा कि 2010 में क्यों नहीं वोटर थे? 18 साल के बाद तो वोट का राइट है। और उसमें से फिर उसके फैमिली ट्री जब आएगी तो वो पता चलेगी। आप चुनाव जो है बिहार के वोटर के साथ असेंबली का इलेक्शन होगा कि बांग्लादेश के वोटर के साथ होगा, और यही एक्सरसाइज चल रही है। आपको केवल यह बताना है कि 2010 में आप क्यों नहीं वोटर थे, 2015 में क्यों नहीं वोटर थे। हो सकता है कि दस्तावेज नहीं थे उनके पास और इसलिए उन्होंने किया नहीं। मैं सिर्फ ये एक्सक्यूज दे रही हूं, मुझे नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि ये कर रहे हैं वो, लेकिन हो सकता है कि वोटर होने के लिए, स्मिता जी, आप भी लगातार वोटर हैं, मैं भी वोटर हूं। वोटर होने के लिए कोई दस्तावेज नहीं चाहिए। अभी तक जो वोटर हैं, आपको केवल अब चाहिए ना, आपको केवल नाम लिखा दे। अब उन लोगों के लिए चाहिए जो 70 साल, 75 साल, 60 साल, 50 साल के आदमी हो गए और पिछले 15 साल से वोटर नहीं। निशिकांत जी, एक बड़ा सिस्टमैटिक फेलियर नहीं लग रहा है आपको ये? क्योंकि देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी है और जो घुसपैठ की बात आपने की, अगर बांग्लादेशी इस लेवल से अंदर घुस रहे हैं तो इसकी जिम्मेदार कौन है? जैसे कि ममता दीदी भी ये बोल रहे हैं कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें रोल है कि आपको रोकना है। देखिए, इन्फिल्ट्रेशन। 2 चीजें मैं अपने इलाके के लिए कर रहा हूँ। तो माननीय गृह मंत्री जी ने जो काम किया अभी 5-6 साल में, उसका कोई तोड़ ही नहीं। नक्सलिज्म 112 जिले में थे, आज वो 5-6 जिले में सिमट गए होंगे। चूंकि मैं नक्सलाइट जिले से सांसद हूं तो इसलिए मुझे पता है कि उन्होंने क्या काम किया है। जो बात आप कह रहे हैं ना, हमारे यहाँ जो वोटर बढ़े या हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन बढ़ा, वो 2004 से लेकर 2014 तक बड़े पैमाने पर बढ़ा। और मैं आपको ले जाऊंगा पाकुड़ और साहबगंज, मेरे यहाँ आप चलिए, यू विल बी शॉक्ड। एक एक घर में जो है, इतने छोटे बच्चे से, 2 साल के बच्चे से लेके आपको 20 साल के कम से कम 15-15, 20-20 बच्चे नजर आएंगे। वो सब 2004 से 2014 के बीच में आए और अब उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। एक पार्ट ये है कि 2014 के बाद से इन्फिल्ट्रेशन जो है कमा है, मैं ये नहीं कहता कि खत्म हुआ। दूसरा है कि अभी आप कहेंगे कि आपकी सरकार है, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रहा है, आप जिम्मेवार नहीं है। एग्रीड। जो माननीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा में कहा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और अभी पुरानी बात नहीं है, अभी उन्होंने मार्च के महीने में कहा, उन्होंने कहा कि हम पूरे बांग्लादेश के इलाके में फेंसिंग करना चाहते हैं। जो ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है वो मुझे लैंड ही नहीं दे रही, क्योंकि जमीन का जो अधिकार है वो राज्य सरकार का अधिकार है। इस कारण से 1500 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर का जो है वो एरिया है, 1500 किलोमीटर में जगह ही नहीं दे रही है। इस कारण से फेंसिंग का काम रुका हुआ है। दूसरा जो उन्होंने और इंपॉर्टेंट कहा, जिसमें कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी का एक मामला है, कि उसमें से 400 किलोमीटर जगह ऐसी है जहां कि हम चाहकर भी फेंसिंग नहीं कर सकते।
हाँ स्वैम्प एरिया है, हाँ नदी है, नाले हैं, पहाड़ है, पर्वत है, वहां चाहकर भी हम फेंसिंग नहीं कर सकते। उस कारण से जो उस तरह का डिफिकल्ट टेरेन है वो समस्या है। उस समस्या का समाधान भी निकलेगा। जो माननीय मोदी जी हैं और जो माननीय अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री जी, इन दोनों के बारे में दुनिया ये जानती है ना। मुझे बोलने की कार्यकर्ता के नाते इतनी आवश्यकता नहीं है कि वो छोड़ेंगे नहीं इन चीज़ों को। आज नहीं कल बंगाल में जब सरकार बदलेगी तो आपको माहौल जो है बदलता हुआ नजर आएगा। और जो पूरा इलाका है, मालदा, मुर्शिदाबाद, कलियाचक, बीरभूम, 24 परगना, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मेरे यहाँ का पाकुड़, साहबगंज, जामताड़ा, गोड्डा, ये सारे एरिया जो मुस्लिम बाहुल्य हो गए हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों से, मुस्लिम बाहुल्य मतलब बांग्लादेशी घुसपैठियों से, वो सारे लोग यहाँ से बाहर निकाले जाएंगे। जैसे आसाम में आप देख रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा कितना मजबूत ड्राइव कर रहे हैं। कल भी उन्होंने जो है 30,000 एकड़ ज़मीन जो है ये किया। और उसमें मैं एक आपको बड़ी बात बता दूं कि ये सभी जो है वायनाड जा रहे हैं या कुर्ग में जो है बसने की कोशिश कर रहे हैं। कल ही मुझे जो है कई एक फ़ोन केरल से आए हैं और कई एक फ़ोन कुर्ग से आए हैं कि जो आसाम से भगा रहे हैं बांग्लादेशियों को, उन सबों को जो है कर्नाटक और केरल में बसाया जा रहा है। तो इनको देश से डिपोर्ट नहीं किया जाता क्या? और ये मतलब देश में ही छोड़ दिया जाता है, चलो या तुम दूसरी स्टेट में चले जाओ? जब डिपोर्टेशन की बात सब जैसे डिमोलिशन का होता है शुरू हो गया तो ये लोग तब तक बीच में ही जो है भाग जाते तो ये तो बड़ा फेलियर है ना सर सिस्टम का। लाइक इसको हम कैसे एक्सक्यूज करते हैं? अगर हमें बाहर निकालना पर्पस है तो फिर तो वो देश के अंदर ही कहीं ना कहीं आ जाएंगे। देखिए, उसके लिए मैंने आपको कहा कि राज्य लॉ एंड ऑर्डर और जमीन जो दो विषय हैं वो राज्य सरकार के विषय हैं। तो ये तो हिमंता तो आपकी सरकार है यदि हमारी सरकार वहां भगा रही है, हाँ। या तो बंगाल में बस जा रहे हैं, बंगाल में कहेंगे मेरे रिश्तेदार हैं, क्या करिएगा? अभी आपको ध्यान हो कि महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर जब भगाए जा रहे हैं तो सभी कह रहे हैं कि बंगाली स्पीकिंग के ऊपर जो है आप अटैक कर रहे हो। उसका आधार कार्ड लेके जो है बंगाल की सरकार जो खड़ी हो जा उड़ीसा रही में है। हो रहा है, महुआ मोइत्रा ने कहा कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग उड़ीसा गए थे, उनके पास आईडी थे, लेकिन वहां पे जो है उनको पकड़ के उनको बंद कर दिया गया नहीं, है। आधार कार्ड फेक आधार कार्ड बना हुआ है ना। अब आधार कार्ड जो है, अब आधार कार्ड के बारे में भी कंफ्यूजन है। और वर्क परमिट भी था उनके पास, इसके बावजूद वर्क परमिट तो जो कंपनी ले जाती है हाँ। वो वर्क परमिट देती है ना। हाँ। वर्क परमिट तो हमारे यहाँ नहीं, कुछ हाँ। है ही नहीं ना। राज्य सरकार देती है ना, हाँ। केंद्र सरकार देती है। जो कंफ्यूजन इसी बात, आधार जो है, चूंकि हमारी कमेटी ने उसको रिजेक्ट किया हुआ था, मैं फाइनेंस कमेटी में था जब आधार, और आपको पता है इलीगल जो है आधार कार्ड बनवाते रहे मनमोहन सिंह जी। जब हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार ने जो है आधार को एक कानूनी दस्तावेज माना। लेकिन उसमें जो फर्क है, जो लोग दुनिया नहीं समझती है, कि आधार कार्ड हमने उनको दिया जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? जो 6 महीने से किसी कारण से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, वो आधार कार्ड उनके लिए सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट नहीं है। वो सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट नहीं। और यही कंफ्यूजन है जो हंगामा होता है कि आधार कार्ड रहते हुए आप कैसे भगा रहे हो। आधार कार्ड प्रमाण नहीं है आपकी नागरिकता का। हम तो आपसे नागरिकता का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। जो लोग, जो ड्राइव चल रहा है, आप दिखा दो ना कि हम वहाँ के हैं, मेरा जमीन था, मेरा मूल रहती है। आप आधार कार्ड के आधार पर कहते हो कि हम सिटीजन को भगा रहे हैं। और इसीलिए करे तृणमूल कांग्रेस के जो भी नेता बात कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन है कि वही वोट है। बांग्लादेशी घुसपैठिए को जिस दिन हम बंगाल से भगा देंगे, तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम और कांग्रेस कभी भी जो है सत्ता में वहाँ वापसी नहीं कर सकती। सर अभी हमने देखा कि आपका काफ़ी कन्फ्रंटेशन चढ़ा, उस पर फिर कोर्ट का भी इंटरवेंशन हुआ। उस एपिसोड के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें पॉडकास्ट में। मामला सब जुडिस है। लोकसभा को जो डिसीजन लेना था वो लोकसभा का डिसीजन हो गया और हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है। और हाई कोर्ट में केस चल रहा है तो मुझे लगता है कि इसके बारे में मुझे बहुत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आपका पॉलिटिकल और पर्सनल तू मैं चलता ही रहता है महुआ जी के साथ। देखिए, जब आइडियोलॉजी अलग हो, हम पॉलिटिक्स में, और पॉलिटिक्स में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यदि चलती है तो वो पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ चलती है। हम सांसद यदि हैं तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि हमारा पीए कौन है, हमारा काम कौन देख रहा है। और यदि समस्या है कहीं तो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में समस्या है। और हम ये कहें कि नहीं, मैं दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी हूं और वो चोर है, समस्या वहाँ है। तो इस कारण से जिन लोगों के साथ भी समस्याएं हैं, मेरे पॉलिटिक्स में लगभग मेरी सबों से दोस्ती है। मैंने आज तक कभी किसी के साथ
व्यक्तिगत तू मैं नहीं हुई, कभी व्यक्तिगत तू मैं नहीं हुई। जिन लोगों के साथ तू मैं हुई, मैं व्यक्तिगत ये मानता हूँ कि ये उनकी समस्या होगी, वो मेरी समस्या। सर मैं एक बार थोड़ा दोबारा बांग्लादेश वाले मुद्दे पे वापस आना चाहता हूँ। क्रिटिक्स का कहना ये है कि एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, आप लोग मतलब बांग्लादेश के नाम पर लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं ताकि वो वोट देने से थोड़ा थोड़ा परहेज करें, और आप लोगों का जो एक कोर वोट बैंक है वो अफेक्ट ना हो। और इलेक्शन कमीशन पे भी लालचन है कि वो गोदी कमीशन बन लगातार लगातार ऑपोजिशन ये बोल रहा है कि इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल किया जा रहा है इसके लिए, चाहे वो बिहार हो या बंगाल हो या जो भी अलग मिसयूज स्टेट किया मिसयूज जा किया रहा जा रहा है, है। गलत इस्तेमाल। इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र इकाई है, अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। कई एक इलेक्शन कमिश्नर ऐसे हैं, रिसेंटली MS गिल उसके सबसे बड़े उदाहरण हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए और कांग्रेस ने उनको मंत्री तक बना दिया। हमने आज तक किसी इलेक्शन कमिश्नर को जो है सांसद नहीं बनाया है, मंत्री नहीं बनाया है, इसलिए मुझे किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी इस देश के नागरिक हैं। उनको कोई सरकार चाह भी ले तो भी जो है उनके साथ गलत नहीं कर सकती। भारत का संविधान उनको वो अधिकार देता है। समस्या कहां है? समस्या है बांग्लादेशी घुसपैठियों से। और यदि बांग्लादेशी घुसपैठिए मुसलमान हैं तो हम क्या कर सकते हैं? बांग्लादेशी हिंदुओं का जहां तक सवाल है, सिख का जहां तक सवाल है, बौद्ध जैन का जहां तक सवाल है, वो CA के दायरे में जो है आते हैं और उनको भारत के संविधान ने, कानून ने ही उनको प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो एक्सक्लूड तो मुसलमान हैं, और जो बाहर के मुसलमान हैं उनके साथ यदि इलेक्शन कमीशन कुछ कर रहा है तो आप उसको यदि हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखना चाहते हो तो आपकी मजबूरी है। भारत के संविधान के हिसाब से जो चुनाव आयोग कर रहा है वो सही कर रहा है। निशिकांत जी, आप एक्सटर्नल अफेयर्स की कमेटी में भी रहे हैं और आपका एक ओवरऑल 360 व्यू रहता है चीज़ों को लेके। तो जिस स्टेट से आप आते हैं और आप जो बांग्लादेशी वाली बात लगातार कर रहे हैं, अब वहाँ पे भी सत्ता परिवर्तन हुआ है और काफ़ी एक रेडिकल गवर्नमेंट वहाँ पर है, तो आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम अभी आने वाले दिनों में और एग्रावेट हो सकती है? नहीं होगी, लेकिन मुझे भरोसा ये है कि बिहार चुनाव अभी NDA बड़े मार्जिन से जीतेगी, और बंगाल का चुनाव जो है हम फरवरी-मार्च में जब भी चुनाव होगा तो हम जीतेंगे। आप झारखंड की बात कर रहे हो कि बंगाल? मैं सारी स्टेट्स की जो इसीलिए कह रहा हूँ कि जो बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं उसका जो सेंटर है, केंद्र है, वो बंगाल है। बिहार के चुनाव का असर जो है वो बंगाल पर पड़ेगा, और बंगाल में जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो फिर झारखंड सरकार चाहकर भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को नहीं। पर आपकी तो सीट घटे हैं वहां पे। हमारा 25 था, अब 26 हो गया। 26, हाँ। तो मतलब सीटें सर, जहां लेकिन ये बहुत बड़ा एलिगेशन आप लगा रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि बंगाल सरकार ही इस घुसपैठ की जिम्मेदार है मूलतः। सभी जानते हैं, मतलब उसमें मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए मैंने आपको कहा ना कि मैंने जिले का नाम बताया कि आप मालदा मेरे साथ चलिए, मुर्शिदाबाद चलिए, बीरभूम चलिए, 24 परगना चलिए। यदि आपको कोई कल्चर भारत से मिलता हुआ नज़र आ जाए वहाँ के रहने वाले लोगों से, हमारे यहाँ पाकुड़ चलिए, साहबगंज चलिए, किशनगंज चलिए, अररिया चलिए, तो फिर आप मुझे कहिए। तो वो जो बॉर्डर जो सटा हुआ है, बंगाल सरकार ही कोऑपरेट नहीं कर रही है ना केंद्र सरकार के साथ, वही ज़मीन नहीं दे रही है, वही घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। आप मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी चलिए नवीन जी, मैं आपको सुबह 4 बजे अपनी गाड़ी से, क्योंकि गाड़ी में खुद चलाता हूँ, आपको मैं 100-150 किलोमीटर तक केवल गाय की जो है लाइन दिखाऊंगा। वो सारी गायों का जाने का रास्ता वही है, और वो सब बांग्लादेश जाते। तस्करी का बुरा हाल है और वहाँ के घुसपैठ का बुरा हाल है। मतलब वो इलाका जो है, और केवल बंगाल सरकार के असहयोग के कारण ये सारी चीज़ें हो रही। तो वहाँ BSF है तो सही, वो क्यों नहीं रोक रहे? BSF मैंने आपको जैसे बताया, तस्करी क्यों, वो तो उनको रोकना चाहिए फिर। BSF जो है, BSF का एक दायरा है, लॉ एंड ऑर्डर BSF के पास नहीं है ना। BSF यदि किसी को पकड़ेगी, किसको हैंड ओवर करेगी? पुलिस को, और पुलिस उसको थाने से छोड़ देगी। मेरे ऊपर 45 केस हैं राज्य सरकार ने किए हैं, उसमें 3 केस ऐसे हैं जिसमें कि मैंने तस्कर को पकड़ा है, पुलिस को हैंड ओवर किया है। पुलिस उस तस्कर को और उस गाय को पकड़ने, मतलब कम से कम आप समझिए कि 10,000 गाय पकड़ी हमने।
मैं अलग अलग इंसिडेंट है। तस्कर को मैंने, मेरे साथ जो एस्कॉर्ट चल रहा है, मतलब जो एसएचओ है उस थाने का, उसको मैंने कहा है कि ये पकड़ लो, उसने पकड़ लिया। और जब वो थाने आता है मुझे एस्कॉर्ट से छोड़कर, तो वो तस्कर मेरे ऊपर एफआईआर करता है, और वो तस्कर तो छूट ही जाता है, वो कहाँ चला गया नोबडी नोज। इस बार बिहार के चुनाव में क्या असर पड़ने वाला है इन सब का? बिहार में एनडीए मुझे लगता है कि 2/3 बहुमत से जीतेगी। ये जो आप कह रहे हैं सीमांचल पे जो इफेक्ट हुआ है, मुसलमान वोटर तो आपको वोट नहीं देगा। नहीं, मुसलमान वोटर मुसलमान को ही वोट देते ना। वहाँ तो मुसलमान में ओवैसी के 5 आदमी जीते उसी सीमांचल से, और वो चले गए वो आरजेडी सभी में। आरजेडी में जीत गए, सब चले गए। तो ये तो मुसलमान वोटों के जो संरक्षक हैं, ओवैसी जी, कांग्रेस जी और आरजेडी, ये अपना सोचते रहे। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम मुसलमानों के लिए अच्छा ही काम किए हैं। माननीय मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं वो मुसलमानों के पास ज़्यादा जा रही हैं। तो जो भी गरीब मुसलमान होंगे, जैसे वक्फ एक्ट पास हुआ, हमने गरीब मुसलमानों के लिए करने का कोशिश किया, तो हमारा भरोसा है कि गरीब मुसलमान हमको ये वोट जो देंगे। अल्ट्रा राइट विंग है, आपकी पार्टी के जो समर्थक हैं जो अल्ट्रा राइट पे हैं, वो बहुत नाराज हैं मोदी जी से और आपकी पार्टी से कि आप जो हैं वो आप हिंदू सुप्रीमिस्ट कहे जाते हैं आपकी पार्टी, लेकिन आप इतना कुछ करते हैं मुसलमानों के लिए। तो 2 व्यूज हैं इसके बारे में। क्यों आप कर रहे हैं? जिनको जो आपको वोट देंगे ही नहीं, आप उनके लिए भलाई करते जा रहे हैं। जो उस तरह के लोग हैं वो खुद ही प्रधानमंत्री बनकर जो है मुसलमानों को भगा के दिखा देना। ये देश संविधान से चलता है। संविधान में जो है किसी प्रकार का कोई भी फंडामेंटल परिवर्तन नहीं हो सकता। दुनिया की कोई ताकत संविधान में किसी प्रकार का फंडामेंटल परिवर्तन कर ही नहीं सकती। ये देश इसी तरह से चलता है, और उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, फारसी, सबको जो है, पारसी, सबको बराबर का अधिकार है। और बराबर का अधिकार है तो जो भी योजनाएं होंगी वो उनको मिलेंगी। हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना कि उस तरह के जितने लोग हैं उन्हीं को बैठा दीजिए प्रधानमंत्री। किसी की कोई हैसियत नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये देश है भैया, ये देश उसी तरह से चलेगा। सेकुलर कंट्री है और सेकुलर कंट्री रहेगा। और हमको फ़क्र है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है हमको इस तरह का संविधान दिया जिसमें हमारे जैसे लोग सांसद बनकर आए। रिजर्वेशन जो है इस देश का जो है अच्छाई है। उसने जिस तरह से छुआछूत को ख़त्म किया है, मैं तो गांव का लड़का हूँ, मुझे पता है कि एक टोला जो है अलग होता था, हरिजनों का टोला अलग होता था, उनको लोग बगल में बैठने नहीं देते थे। बाबू जगजीवन राम, पानी अलग था उनका। आज जो है इस रिजर्वेशन ने, और जो अर्बनाइजेशन हो गया, अर्बन, जैसे दिल्ली में हमारे बच्चे पढ़ते हैं या पढ़े या बाहर पढ़े, उनको पता ही नहीं है कि जाति क्या है। तो इसने जो है रिजर्वेशन ने, क्योंकि जो आईएएस बनकर आए, जो आईपीएस बनकर आए, उनको वो पता है कि हमारे साथ बच्चे पढ़ रहे हैं। तो जाति खत्म करने में रिजर्वेशन का, और गरीबों को ऊपर लाने में संविधान का, और सभी को अधिकार देने में, सभी धर्म के लोगों को अधिकार देने में संविधान का बड़ा योगदान है। और इस संविधान के लिए जो है अपने को गौरवान्वित होना चाहिए। सर, मैं ओवैसी वाली बात पे वापस आता हूँ। आपका बड़ा आजकल लव हेट रिलेशनशिप चल रहा है। अभी आपने कहा ओवैसी जी मुसलमानों के संरक्षक हैं, अभी देखा कि वो तो आपकी अब बिल्कुल तारीफ कर रहे हैं सरकार की भी, और आप लोग डेलीगेशन में भी मतलब काफ़ी आपके वो देखने को मिला समन्वय। 2 चीज़ें, ओवैसी जी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक्सट्रीम जो है, जैसे हमारे यहाँ जो कहा कि अल्ट्रा राइटिस्ट विंग जो है, उसकी विचारधारा और ओवैसी जी की विचारधारा उस मुद्दे पर एक ही है। वो मुसलमानों के लिए वो अल्ट्रा राइटिस्ट ही मानिए उनको। और मैं फ़क्र है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आया, मैं विद्यार्थी परिषद में होल टाइमर रहा, मैं स्वदेशी जागरण मंच में होल टाइमर रहा। तो मेरी आइडियोलॉजी जो है वो एक सेकुलर आइडियोलॉजी है, जो कि कहती है इस देश को आगे बढ़ाना है, लेकिन बराबरी के साथ बढ़ाना है, एपीजमेंट किसी का नहीं हो। मुसलमानों को जो ये अलग से अधिकार दिए हैं कांग्रेस की सरकार ने कई एक जगह, वो नहीं होने चाहिए। रिजर्वेशन जो मुसलमानों को आप देते हैं वो नहीं होना चाहिए। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के नाम पर जो अधिकार आप विशेष तौर पर दिए हुए हैं वो नहीं होना चाहिए। तो उसमें मेरी विचारधारा और ओवैसी की विचारधारा जो है, कभी वो नदी के रेल की उस पटरी की तरफ है जो कि एक साथ यदि मिल जाएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो वो अलग चलते हैं, हम अलग चलते हैं। लेकिन जहाँ तक व्यक्तिगत सवाल है, व्यक्तिगत आइडियोलॉजी से अलग हटकर, ओवैसी मेरे पार्लियामेंट में यदि मेरे कुछ
बड़े करीबी मित्र हैं, पारिवारिक मित्र हैं, तो उसमें ओवैसी भी एक है, और आज से नहीं है, वर्षों से। तो ओवैसी के साथ कोई लव हेट का रिलेशन नहीं है, आइडियोलॉजिकल रिलेशन है, उसके साथ लड़ाई है, उनके साथ रहती रहेगी। और ओवैसी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। मैं आपको बताऊं, तेलंगाना का इलेक्शन था और आज तक के लाइव शो में तेलंगाना विधानसभा का उनसे पूछा गया सेकुलरिज्म का, और उनसे तो उन्होंने, ओवैसी जी ने जो खुद जवाब दिया उसी को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि किस सेकुलरिज्म की बात करते हो, किस आइडियोलॉजी की बात करते हो। मेरे ऊपर उत्तर प्रदेश में गोली चली, 6 गोली चली। पहला व्यक्ति जिसने मुझे फ़ोन किया मेरी खैरियत पूछने के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी का निशिकांत दुबे था। और पार्लियामेंट में आकर मेरे से गले यदि कोई मिला, और आज तक राहुल गांधी, लालू प्रसाद जी की पार्टी, मुलायम सिंह जी की पार्टी, कोई पार्टी ने मेरी कोई खोज खबर नहीं ली। तो इसीलिए आइडियोलॉजी अपनी तरफ है, व्यक्तिगत संबंध है। आपकी पर्सनल लाइफ में भी ये है ना, आपके पिताजी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के, और आप फिर आरएसएस में जाते हैं, विद्यार्थी परिषद में जाते हैं। आप मैनेज कैसे करते हैं परिवार में ऐसे 2 आइडियोलॉजीज? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो मेरा जो पुश्तैनी घर है वो कंप्लीट कम्युनिस्ट जो है जीतते रहे 2010 में, और जब मैं सांसद हो गया तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए बड़ा गलत हो गया, क्योंकि बिहार में है मेरा घर, विक्रमशिला मेरा घर है, मैं एमपी झारखंड से हूँ। तो मैंने काफ़ी प्रयास करके ऐसा सिचुएशन पैदा किया कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व हो गई, और पहली बार 2010 में 1951-52 के बाद पहली बार वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का एमएलए हुआ। मेरे पूरे दादा परिवार के लोग कम्युनिस्ट रहे, क्योंकि कम्युनिस्ट उस वक्त जो है कई एक लोग शौक से भी हुए, जिनको ज़मीन बचाना था। तो जितने ज़मींदार थे मेरे इलाके के, या जिनके पास कुछ ज़मीन थी, वो सब कम्युनिस्ट हो गए। तो आप ये समझिए कि उसके पीछे रीजन वो था, लेकिन हो गए। लेकिन मेरे फादर जो है वो इरिगेशन में काम करते थे, और मेरे जो मामा थे, जहाँ आज से मैं सांसद हूँ देवघर में, प्रोफेसर थे। वो कंप्लीट आरएसएस आइडियोलॉजी के थे। आरएसएस की शाखा जो है हमारे परिवार के यहाँ खुली सबसे पहले भागलपुर में। तो वो सैक हो गए संजोग से, 1975 में नौकरी से निकाल दिए गए, और मेरे मामा जी जो है वो जेल चले गए। 19 महीना वो जेल में बंद रहे। वो भारतीय जनता पार्टी के पहले जिलाध्यक्ष हुए, जहाँ से मैं सांसद हूँ। तो उन चीज़ों का जो असर हुआ, तो मेरे फादर ने मतलब 77-78 के बाद से एक तरह से समझिए शिफ्ट किया, अपनी, नहीं शिफ्ट नहीं किया, वो चुप हो गए। और मेरे जैसे बच्चे यदि विद्यार्थी परिषद, संघ की शाखा में जाने लगे, तो उसको उन्होंने रोका नहीं। तो वो एक शिफ्ट है। ठीक है। हाँ, ये हुआ था शायद बिहार झारखंड एरिया में, दैट नक्सल प्रभाव जो पहले था आनंद मार्गियों का, नक्सलों का, इन दैट एरिया जो प्रभाव था, उसके बाद वो थोड़ा कम हो गया, और अब तो ना के बराबर है, खत्म हो गए, खत्म ही है। हाँ, अमित शाह उनका जो अभियान चला है पिछले कुछ बड़ा अभियान है। अच्छा, आपको कॉन्स्टिट्यूंसी में बाबा क्यों कहते हैं? नहीं, उसका कारण यह है कि वहाँ 12 ज्योतिर्लिंग का एक ज्योतिर्लिंग है। हाँ। और यदि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ तो सुबह और शाम मुझे वो मंदिर जाना ही जाना। अच्छा। और मैं हमेशा मानता हूँ कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो 2 व्यक्तियों के कारण है। एक भगवान शिव खुद, वो शक्तिपीठ भी हैं, शिव और शक्ति का मिलन स्थल है हमारे यहाँ। अभी यदि आप मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी जाएंगे तो आप जा नहीं पाएंगे। इस 2 महीने में, जुलाई और अगस्त, श्रावण का चल रहा है, और सावन चलता है, कांवर लेके 105 किलोमीटर लोग नंगे पांव आते हैं। इस 2 महीने में कम से कम 1-1.5 करोड़ लोग जो है वो पूजा करेंगे। कल भी जो है 3 लाख लोगों ने पूजा किया है हमारे मंदिर में। वो लगातार कोई चीज़ यदि आपका खो जाए 105 किलोमीटर दूर, तो वो हाथ के हाथ आ जाएगा, इतना रेला चलता है, मतलब इतनी आस्था है। तो उस कारण से लोग कहते हैं। तो एक तो भगवान शिव, और दूसरा जो हमारे पारिवारिक गुरु हैं वो श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय हैं, जिनको योगी राज कहते हैं। उनके गुरु आज भी जिंदा हैं, महावतार बाबा, जिनके बारे में, पहाड़ी बाबा, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को भी उन्होंने दर्शन दिया है। और रजनीकांत जो है उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। जब भी उनकी फिल्म रिलीज़ होती है तो वो पहाड़ी बाबा को ढूंढने जो है हिमालय में जाते हैं। तो लाहिड़ी महाशय और दोनों में इतनी आस्था है, तो सभी लोगों को मुझे बाबा कहते हैं। अच्छा सर, बाबा से एक और बात याद आई, एक और योगी बाबा पे आपके कुछ कमेंट्स आए हाल में। आपने पता नहीं, मेरे को ये समझ नहीं आया कि आपने क्या बोलना चाहते थे। अगर आप कॉन्टेक्स्ट समझाएं
कि दिल्ली में जगह खाली नहीं है, ये सवाल ही कहाँ उठ रहा है और ये सवाल क्यों उठ रहा है? वैकेंसी के बारे में देखिए, वो पूछा यह गया कि आप मोदी के बाद किसको देखते हैं, तो मुझे तो अभी 15-20 साल तक जो है मोदी ही नजर आ रहे हैं। और इसीलिए नहीं मोदी नजर आ रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री। जब आप क्षेत्र में काम करते हो, रहते हो, मैं 2009 में भी चुनाव लड़ा और 2009 भी जीता, तो मैं ये बड़े के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी के आने के पहले मैं सांसद हूं। वास्तविकता वो नहीं है। मैं केवल 6,000 वोट से जीता, किसी तरह से जीता। मुझे 1,90,000 वोट आया, दूसरे को 1,84,000 वोट आया, तीसरे को 1,72,000 वोट आया, चौथे को 80,000 वोट आया, और मैं लगभग 6 की 6 विधानसभा हार गया। कहीं किसी से हारा, कहीं किसी से हारा। ये मतलब बड़ा, मैं आपको बताऊं कि उदाहरण है कैसे जीता जाता है चुनाव। लेकिन जब मोदी जी आए तो वो वोट बैंक, जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक कभी नहीं था, गरीबों का खासकर जो वोट बैंक है, वो शिफ्ट हुआ भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और उनकी आस्था मोदी जी के प्रति है। किसी को सुनने में अच्छा लगे, किसी को सुनने में बुरा लगे। आज की डेट में मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री हो गए। बड़ा अच्छा माहौल हो सकता है कि मोदी जी जो है वो आराम से चले जाए। जिस दिन मोदी जी चले गए, मेरी बात लिख लीजिए और इसको जब कभी भी होगा चलाइएगा, ये 20 साल चलता रहेगा। यदि मोदी जी हमारे नेता नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी 150 सीट भी नहीं जीत रही। 2029 चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ना पड़ेगा। आज हमारे जैसे लोगों को, कार्यकर्ताओं को मोदी जी की आवश्यकता है। मोदी जी को हमारी आवश्यकता नहीं है। मोदी जी का तो अपना जीवन हो गया, वो उनका तो जीवन भर वो पूर्व प्रधानमंत्री के नाते जितनी व्यवस्थाएं हैं उनकी चलती रहेंगी। इसके लिए थोड़े वो सत्ता में आए हैं। 2047 का यदि विकसित भारत बनाना है तो आपको मोदी जी को, जब तक उनका शरीर साथ देता है, और इस देश में हुआ है 82 साल में जो है मोरारजी भाई जो है देश के प्रधानमंत्री बने। तो इस तरह का, और किसी के मन में सोच कैसे, और उसी में फिर मैंने कहा कि 2017 का चुनाव जब हम लड़े तो 2017 में उत्तर प्रदेश में कोई फेस नहीं था। फैक्ट तो यही है। मोदी जी के नाम पर वोट मिलता है। आज भी मोदी जी की ही के नाम पर हम जीत कराते हैं। यही मैंने कहा था, इसमें कोई कंट्रोवर्सी थी नहीं। और फिर मैं वही बात कह रहा हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं आप चुन पाए अभी तक? 1 साल से बात चल रही है, कभी इनका नाम कभी उनका नाम, कंसेंसस नहीं बन रहा। आरएसएस जो है वो कोई और नाम देना चाहता है। नहीं, समस्याएं बहुत ही। देखिए क्या है कि मोदी जी के ऊपर कार्यकर्ताओं का, जनता का इतना विश्वास है कि उन्होंने कह दिया कि अब की बार 400 पार, तो सभी लोगों को 400 सीट जीतेंगे। उन्होंने कहा 400 सीट जीत ही रहे हैं, एक आदमी हार जाएगा तो क्या होगा। तो 399 करने के चक्कर में 240-41 पे आ गए। जनता जो है वो मोदी जी के साथ थी। हम 400 सीट से ज़्यादा जीत सकते थे। जो अपने ही सांसदों के खिलाफ जो है, अपने ही पार्टी के लोग मिलकर जो है उन्होंने उनका हराने की कोशिश की। इसीलिए मैं 240-41 पर भी आ जाता हूं। उस सिचुएशन में हमारे लिए हरियाणा का चुनाव, हमारे लिए महाराष्ट्र का चुनाव, यह बहुत महत्वपूर्ण था। क्योंकि लोगों को लग रहा था कि हमने हरा दिया। हमने पहली बार ऐसा मैंने देखा कि 90 सीट लाने वाली पार्टी को लगता था कि हमने हरा दिया। तो उसमें कंटिन्यूटी की आवश्यकता थी, मजबूती की आवश्यकता थी। हम जीते। जीतने के बाद, इसके बाद जो दूसरा माहौल बना, ये पाकिस्तान वाला, तो धीरे धीरे ऐसे सिचुएशन, ऐसे मोड़ पर हम आकर खड़े हो गए जिसमें कि लगा कि पार्टी, दिल्ली का चुनाव था। दिल्ली में भी 27 वर्ष के बाद हम आए। दिल्ली में केजरीवाल जी को हराना सबसे ज़्यादा जरूरी था। तो इन सारे चीज़ों में कंटिन्यूटी होती रही, उस कारण से डिले हुआ, और कोई कारण नहीं। अपने ही लोग किसके बारे में कहते हैं कि अपने ही लोगों की वजह से हारे? अपने लगे जो कार्यकर्ता हैं उनको लगा कि सब तो बढ़िया है, मोदी जी 400 सीट तो जीत ही जाएंगे। अलग अलग जगह पर जो कार्यकर्ता थे, प्रत्येक सीट पर, जैसे मेरे यहाँ ही लगे हुए तो उबासी ले रहे थे, घर में बैठे थे, क्या कर रहे थे? घर में बैठते तो अच्छा था। वो जो लोकल सांसद चुनाव लड़ रहा था, पूरे देश भर की मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके खिलाफ आप जब मैं 15 साल, अब 16वां साल है, 17 साल हो गया,
तो 15-16 साल में हमने कुछ अच्छा किया होगा, कुछ बुरा किया होगा ना। कुछ लोगों का अच्छा हुआ होगा, कुछ लोगों का बुरा हुआ होगा, या कुछ लोगों के लिए कुछ नहीं किया होगा। हम सबको संतुष्ट करना राजनीति में तो संभव नहीं है ना। तो आरएसएस को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? नहीं, आरएसएस अलग चीज है। मैं भारतीय वो जनता तो पार्टी आए नहीं ना नहीं, आप नहीं। मदद करने। नहीं, मेरे चुनाव में तो उन्होंने 12,000 छोटी छोटी सभाएं की। मैं तो अपना उदाहरण दे रहा हूँ। मैं 2024 की इलेक्शन मैं के दौरान- 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। मेरे चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आरएसएस ने 12,000 छोटी बड़ी सभाएं की। हरियाणा के चुनाव में हजारों से। तो आरएसएस नाराज नहीं है बीजेपी से? कोई फ्रिक्शन नहीं है? मुझे नहीं लगता। कोई फ्रिक्शन नहीं है? नहीं, आरएसएस की नाराजगी का क्या करा। आरएसएस की जितनी आइडियोलॉजी थी, आरएसएस 370 खत्म करना चाहती थी, आइडियोलॉजी थी, पूरा हो गया। 35 से खत्म हो गया। राम मंदिर बनना था, बन गया। ऐसा कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है जगह जगह पर बनी रहे, ऐसा क्या है जो कि आरएसएस जो है, चूंकि मैं स्वयंसेवक के नाते जो चीज़ें शाखा में सीखते आया, ऐसा कौन सा चीज़ है जो मोदी जी ने पूरा नहीं? क्योंकि जब मोहन भागवत जी कहते हैं कि 75 पे रिटायर होना चाहिए, जब ऐसे बयान आते हैं तो फिर लोग पूछेंगे चर्चा तो सही होती कि है। किसके मुझे बारे लगता में? है कि उनका बयान भी जो है वो गलत परिप्रेक्ष्य में जो है, कोई मैंने सुना कि कोई कहानी वो सुना रहे थे और उसको उन्होंने उसके साथ वो तो जोड़ दिया। मोहन भागवत जी के साथ होता ही है कि उनके बाइट इतने लंबे होते हैं, तो जब लास्ट सेंटेंस और फर्स्ट सेंटेंस को जोड़ने में काफी वक्त लग जाता है। आज जो पार्टी आपको नजर आए 2009-10 के बाद जो डिमोरलाइजेशन था, उसमें मोहन भागवत जी का तो बड़ा योगदान है जी। इस पार्टी को एकत्रित करने में, इस पार्टी की सरकार बनाने में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उनके नेतृत्व में बड़ा योगदान है। उन्होंने, आपको ध्यान हो कि उस वक्त जो है एक ऐसे आदमी को बनाया जिसने दिल्ली में कभी रहे ही नहीं थे, नितिन गडकरी जी को अध्यक्ष बना दिया था। फैक्ट तो यही है ना। तो इसलिए मोदी जी को भी जो है पूरी पार्टी में उस वक्त जो स्टॉलवर्ड्स थे, डॉक्टर जोशी हों या आडवाणी जी हों, कोई भी जो है इनके पक्ष में जो है खड़ा नहीं दिखता था। इन सबों के विरोध के बावजूद भी राजनाथ जी के नेतृत्व में मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। तो इसीलिए ये पौधा उन्होंने खड़ा किया। तो इसीलिए उनकी बातों को मुझे लगता है कि गलत परिप्रेक्ष्य में ये कहा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में जो मैंने आपको कहा ना कि आज मोदी जी को आवश्यकता नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता है। और सहमत हो या असहमत हो, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पर्सनालिटी कल्ट के आधार पर जो भी बिहार के जो पॉलिटिशियंस हैं, जिनसे भी आप बात करो, गठबंधन के पॉलिटिशियंस, वो कहते हैं कि अब बीजेपी का ऑपरेशन सिंदूर का जो एजेंडा था वो चलेगा नहीं बिहार में। नरेंद्र सरेंडर का जो नारा है जो राहुल गांधी ने दिया था, वो गठबंधन बार बार कहेगा ये कि अब मोदी जी में वो बात नहीं रही कि वो अब ट्रंप के खिलाफ वो डट के खड़े नहीं हो सकते। ये गठबंधन के नेता कहते हैं। ये उनके कहने से नहीं होगा ना। बिहारी जो है वो पॉलिटिकली बहुत ही स्ट्रांग हेडेड जीन्स है। बिहारी पैदा ही होता है राजनीति सीख कर, समझ कर, बोल कर। जितनी बातें दिल्ली में बड़े बड़े पॉलिटिकल जो टेक्नोक्रेट हैं वो नहीं बता सकते, वो बिहार में एक चाय की दुकान पर आप बैठ जाइए, चाय बनाने वाला आपको वो पूरी कहानी बता देगा। ये हमारा बड़ा पुराना फार्मूला है चीज़ें भापने का, वहाँ जाके। और उसके लिए मैं बताऊं कि ये पता है सबों को कि मौलाना मसूद अजहर के परिवार के लोगों को किस तरह से भारत की सेना ने ख़त्म कर दिया, किस तरह से उसके आतंकवादी ठिकानों को बिना उसके सीमा में घुसे हुए हमने कैसे मार दिया, कैसे उनके एयरबेस पर हमने अटैक कर दिया। ये सबको पता है, इसीलिए किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। और सरेंडर कौन किया, कैसे किया, काहे किया, आज बांग्लादेश बनाकर इंदिरा गांधी ने जो भूल की है उसका खामियाजा बिहारी कैसे भोग रहा है, ये सब कुछ पता है। बांग्लादेश बना के भूल किया? निश्चित तौर पर। तो अगर पाकिस्तान इतना बड़ा होता, इतना बड़ा मुल्क होता, आपकी दोनों तरफ होता तो अच्छा होता ना। हम पाकिस्तान से लड़ते ना, आज तो हम 2 देश से लड़ रहे हैं। आज 2 देश से लड़ रहे हैं। उस वक्त तो पाकिस्तान जो है एक ऐसा स्टेट है जो आतंकवादियों का जो है संरक्षक है, पूरी दुनिया इसको समझती है। बांग्लादेश से तो वो अलग हो गया ना, बांग्लादेश ने अपने आप को अलग कर लिया कि नहीं, हमको आतंकवादियों से मतलब दोस्त तो था। अच्छा है बस ना सर, अभी हमारे मतलब रेडिकल नेबरहुड थोड़ी कम हुई उस तरह से। नहीं, ये तो अभी आपको शेख हसीना के आने के बाद नजर आया ना। नहीं तो बांग्लादेश तो इसी कारण से तो इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा। जैसे नेपाल से लोग आते हैं, भूटान से लोग आते हैं, वैसे ही 71 के पहले जो है कोई बांग्लादेश से नहीं आता था, क्योंकि पाकिस्तान के प्रति जो है आम जनता में आक्रोश था, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो। 71 के बाद जब आपने कह दिया कि ये मित्र राष्ट्र है,
जो हमारी आपकी फीलिंग है, आपके बातचीत से भी ये लग रहा है, उसी कारण से तो घुसपैठिए बढ़ गए ना कि ये तो हमारा ही तो है, कोई दिक्कत थोड़ा है। उसको पाकिस्तानी कह के या आतंकवादी कह के या जासूस कह के हमने नहीं देखा। तो यही तो सबसे बड़ी समस्या है। हमको जो है पाकिस्तान को तोड़ने की क्या आवश्यकता थी, क्या फायदा था? यदि बहुत ताकत थी तो मुजीबुर रहमान चुनाव जीत चुके थे, इस्लामाबाद उनको प्रधानमंत्री नहीं बना रहा था। जब 93,000 सैनिक हमने पकड़ लिए तो हमको मुजीबुर रहमान को उठाना चाहिए था और इस्लामाबाद में बैठा देना चाहिए था। यही तो काम करना चाहिए था ना। और यदि हमने बांग्लादेश बनाना ही था तो हिंदू बांग्लादेश अलग बनाना चाहिए था, मुसलमान बांग्लादेश अलग बनाना चाहिए था। ये बांग्लादेश को भी दो में तोड़ना था सर। लेकिन पहले तो घुसपैठ की वजह Very interesting इकोनॉमिक भी थी ना, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं थी कि यह बड़ा इंडिया एक बड़ा मुल्क है, वहाँ पे आके लोगों को रोजगार मिलता है। इस वजह से भी जब हमेशा मतलब वर्ल्ड ओवर ये ट्रेंड है कि जहाँ बड़ा मुल्क होती है, बड़ी इकोनॉमी होती है, वहाँ लोग आते हैं, अंदर काम करते हैं। जैसे इंडियंस भी बहुत बाहर जाके काम करते हैं। 71 देखिए जो जाते हैं, दोनों में फर्क समझिए ना भैया। एक तो 71 के पहले कोई नहीं आता था, उसको हम पाकिस्तानी मानते थे और हम अपने देश का दुश्मन मानते थे। सबसे पहला तो ये है। 71 के बाद मित्र राष्ट्र माने वो आ गए। दूसरा, हम जब जाते हैं बाहर, हमारे लड़के जाते हैं, वो लेजिटिमेट पासपोर्ट पर जाते हैं। हम इतने स्किल्ड हैं कि उनको हमारी आवश्यकता है। सत्य नडेला हो, सुंदर पिचई हो, इंदिरा न्यूई हो, अभी एप्पल का सभी हो, आप इसको देखिए कि वो सभी स्किल्ड लोग हैं। आवश्यकता है उनको। अभी जो एयरक्राफ्ट अमेरिका से चलता है और अफगानिस्तान में बम गिरा के चला गया, अभी ईरान में जो बम गिरा के चला गया, उसका चूंकि वैज्ञानिक जेल में बंद है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो भी भारत ने बनाया। बट निशिकांत जी, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये सारे जो सीईओज आप बात कर रहे हैं जो इंडियन ओरिजिन के थे, जो इंडिया के आईआईटी आईआईएम से पढ़ के फिर वहाँ चले गए नौकरी करने, जो सुपर स्किल्ड लेबर जो हमने खोया 70, 80, 90 के दशक में, जो वहाँ चले गए, अब सीईओ बने, सबके मुंह बंद थे। किसी ने भी ऑपरेशन सिंदूर में भारत के उसकी आवश्यकता नहीं थी ना। मैं गया था, आवश्यकता अलग बात है। मैं कहूँ, मैं सैन फ्रांसिस्को गया था, उसके ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही गया था मैं सैन फ्रांसिस्को, क्योंकि मेरे बेटे का जो है वो ग्रेजुएशन सेरेमनी था। तो मेरे से सब मिले थे और अपनी कम्युनिटी में वो पूरा कैंपेन कर रहे थे। सब की मैं बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता। ये जितने लोग थे कि अमेरिका की गवर्नमेंट कैसे प्रो इंडिया हो और इंडिया में किस तरह से टेररिस्ट एक्टिविटी, पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटी 1947 के बाद से बढ़ाया हुआ है, पूरा कैंपेन करते हैं वो। आप समझिए कि वो हार्डकोर नेशनलिस्ट हैं। वहाँ बैठकर भी जो अमेरिकन नागरिक भी हैं, वो भी भारत के ही पक्ष में दिन रात, चाहे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हों, हार्वर्ड के लोग मिले मुझे, ऑक्सफोर्ड के लोग मिले, सभी लोग मिले, येल के मिले, कोलंबिया के मिले। वहाँ मतलब छुट्टियाँ थी, इसीलिए ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के भी प्रोफेसर मिल गए मुझे, और वो सभी लोग वहाँ कैंपेन कर रहे हैं। मतलब उसमें मुझे कहीं भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि मैं डेलीगेशन के तौर पर नहीं, व्यक्तिगत तौर पर उन लोगों से मिला था। निशिकांत जी, आप डेलीगेशन लेके भी गए, आप पार्ट थे डेलीगेशन का। कुछ लोग ये कहते हैं कि डेलीगेशंस को उस तरह का ऑडियंस नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, हाई लेवल की मीटिंग्स नहीं हो पाई। और दूसरा, कई देशों ने, आप आई थिंक आपका ग्रुप में शायद नहीं हुआ लेकिन दूसरे ग्रुप्स में हुआ, लोगों ने कहा कि सबूत कहाँ है। हम तो उन कंट्री में गए जहाँ की सबूत सबसे ज़्यादा मांगने चाहिए थे। हम तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज और ऐसी कंट्रीज़ में गए। हम तो बहरीन गए, कुवैत गए, सऊदी अरब गए जहाँ मक्का मदीना है, अल्जीरिया गए, चारों मुस्लिम कंट्री में गए। तो थोड़ा सेंस दीजिए क्या हुआ वहाँ। आप ये समझिए कि सभी जगह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिले, फॉरेन मिनिस्टर मिले, जो वहाँ का सूरा है या पार्लियामेंट जिसको कहते हैं उसके चेयरमैन मिले, जो स्टैंडिंग कमेटी वहाँ सो कॉल्ड है वो लोग मिले। कई एक जगह तो ऐसा हुआ कि जो सांसदों का एक ग्रुप बनाया हुआ है मैत्री संघ का, वो सभी रिसीव करने से लेके छोड़ने तक हमारे साथ रहे। सुबह 4 बजे भी वो रिसीव कर रहे थे और रात में 2 बजे भी वो सी ऑफ कर रहे थे। लंच भी करा रहे थे, डिनर भी करा रहे थे। कभी किसी ने कोई सबूत नहीं मांगा। तो जब उन्होंने सबूत नहीं मांगा, और डेलीगेशन में हम कौन थे, हम तो सांसद गए थे। जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर मिल रहे हैं, इससे बड़ा क्या सोचते हैं आप? आपको लगता है कि अमेरिका डेलीगेशन गया तो उसकी मुलाकात अब उपराष्ट्रपति से तो हो ही गई, जेडी बेंस से, अब इससे बड़ा क्या होता है? अब ट्रंप से मिलते।
नहीं कुछ अब वही छूट गए ना अमेरिका में। जेडी वेंस के मिलने के बाद तो ट्रम्प ही छूट गए ना। तो जिनको जो बोलना है वो बोलते रहे। वास्तविकता ये है कि इस डेलीगेशन में माननीय प्रधानमंत्री जी का ये मास्टर स्ट्रोक था। ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने डिप्लोमेसी में भेज दिया जिसको कि कभी फॉरेन अफेयर्स के बारे में पता ही नहीं, डिप्लोमेसी क्या होती है पता ही नहीं। और मैं आपको बताऊं कई एक किस्से हैं, जैसे सऊदी अरब में जो उसका फॉरेन मिनिस्टर है जुबैर, वो बहुत ही हार्डकोर डिप्लोमेट है, बहुत हार्डकोर। मतलब उसने 2 घंटे तक जो है पूरा भाषण दिया और उसका एक इंसिस्टेंस था कि ठीक है टेररिस्ट है, लेकिन हमारे यहाँ भी टेररिज्म की एक्टिविटी होती है, यमन करते रहता है, यमन उनके यहाँ बहुत अटैक करता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम बातचीत करते हैं। तो एक बार फिर से जो है प्रयास करो कि बातचीत होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। तो जब और हमारे जो लीडर थे जय पांडा, वो किसी में फंस नहीं रहे थे, मतलब बड़े आर्टिकुलेट थे। हर्ष श्रृंगला जो अभी सांसद हो गए वो भी हमारे कमेटी में थे, फॉर्मर एम्बेसडर और फॉरेन सेक्रेटरी तो हो गए। तो मैं आपको बताऊं, मैं अपनी बात, मैं यदि यहाँ ब्लंट नज़र आता हूँ तो वहाँ भी ब्लंट था। 1 घंटे के बाद मैंने जय पांडा को कहा कि मैं कुछ बोलूँ, तो कहा हाँ बोलिए। तो मैंने कहा कि ऐसा है कि हम आपकी बात सुनने के लिए नहीं आए, हम अपनी बात सुनाने के लिए आए। और मैंने कहा कि आप लोगों के दबाव में आज के हमारे प्रधानमंत्री तो बहुत मजबूत हैं, लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री कमज़ोर प्रधानमंत्री थे, पपेट थे, तो उन्होंने आप लोगों के दबाव में जब 2008 में मुंबई ब्लास्ट हो गया और पकड़ा गया, अजमल कसाब पकड़ा गया, पूरे दुनिया को पता था, तो हाँ भारत ने अटैक नहीं किया। 175 लोग मारे गए, 350 लोग घायल हो गए। उल्टा जो है जनवरी में जरदारी और मनमोहन सिंह जी की बातचीत हो गई और जून के महीने में रूस में संघाई कॉन्फ्रेंस में दोनों की मुलाकात हो गई। और उसके बाद गिलानी के साथ जो है जो प्रधानमंत्री था शर्मल शेख में आप ही, मैंने कहा सऊदी अरब, मिस्र, रूस, अमेरिका, जर्मनी, ये सब के प्रेशर में जो है शर्मल शेख शिमला समझौते के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि किसी थर्ड कंट्री में जाके आपने डिक्लेरेशन दिया, शर्मल शेख डिक्लेरेशन, और उसमें कहा कि हमारा आतंकवाद और पाकिस्तान का आतंकवाद बराबर है, और बलूचिस्तान का आउट ऑफ द बॉक्स पहली बार जिक्र हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2011 में फिर उसी मुंबई में ब्लास्ट हुआ, 26 लोग मर गए और 250 लोग घायल हो गए। मैंने कहा आप फिर चाहते हो कि भाई काम करें? तो उन्होंने कहा आई एम नॉट अवेयर। मैंने कहा कि गूगल निकालो, आप अवेयर हो जाओ। फिर मैंने कहा कि आपका दूसरा विषय हम देखते हैं कि पूरे मुस्लिम कंट्री में आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो, मैं डायरेक्टली बोल दे रहा हूँ। आप कहते हो कि फ़िलिस्तीन वाले मुद्दे पर हम इजराइल के साथ हैं। मैंने कहा कि मैं अभी अमेरिका था 18 मई को, इजराइल का जो है नेशनल डे हुआ। इजराइल का नेशनल डे नेतन्याहू ने यरूशलेम में या तेल अवीव में नहीं मनाया, न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में उसने मनाया। वो अपना फ्लैग वहाँ जो है उसने चलाया, पूरा अमेरिका जो है उसके पीछे खड़ा था। और अभी ट्रंप आए, आपने 800 बिलियन का जो है समझौता किया सारे अरब कंट्रीज़ ने। आप उसको नहीं कहते हो, हम तो 2 नेशन थ्योरी मानते हैं। दूसरा, आप यहाँ मौजूद हो, आप चलो लड़ने के लिए इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए चलो। हम यदि आपके पीछे नहीं खड़े हों तो आप मुझे बताओ। दूसरा सवाल यह है कि फ़िलिस्तीन में कोई ऐसा साल नहीं है कि भारत सरकार ऐड नहीं दे रही। जब यासिर अराफात को पूरी दुनिया नहीं पूछती थी तो 83 के, जबकि मतलब फ़िलिस्तीन को मान्यता नहीं मिली थी कंट्री के तौर पर, हमने नॉन अलाइंड मूवमेंट के कॉन्फ्रेंस में यासिर अराफात को बुलाया। 76 से हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और इस साल भी माननीय मोदी जी ने इस साल के बजट में 40 मिलियन जो है इजराइल को छोड़कर फ़िलिस्तीन के लोगों को, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के लोगों को ऐड देने के लिए कि समस्या होगी तो हम देंगे। कोरोना में हमने टीका दिया, 2 साल 21 और 22 में हमने गेहूं भेजा। तो हम तो फ़िलिस्तीन के, लेकिन हम हमास के साथ नहीं हैं। यदि आपको लगता है कि हमास मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन और उसके साथ भारत सरकार होगी तो आप गलतफहमी के शिकार हो। इस बात के बाद से ठंडे हो गए, फिर हम लोगों को लंच कराने लगे, फिर हम लोगों को डिनर कराने लगे। तो मैं आपको बताऊं कि उस तरह के लोगों को, जिसको डिप्लोमेसी कुछ नहीं पता था, आप समझिए ये बातें यदि मैं यहाँ कह रहा हूँ
तो वहाँ कितना होगा। जय पांडा की नाराज़गी भी हो गई कि ऐसे नहीं होता है, हम तो यहाँ अच्छा बात करने के लिए आए हैं। तो मैंने कहा कि ऐसा है कि हम अलग अलग पार्टी के अलग अलग डेलीगेशन हैं, हम कोई सरकार को जो बात करनी होगी माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे या विदेश मंत्री करेंगे। आपके साथ ये अक्सर होता होगा कि डिप्लोमेटिक लोग कुछ और बोलेंगे लेकिन निशिकांत दुबे जो है वो सीधा वार करेंगे। नहीं, ओवैसी मेरे साथ थे। ओवैसी ने ये कहा कि कुरान कहाँ सिखाता है। उसने फिर ऐड किया कि कलमा पूछकर, मतलब कलमा नहीं बोलते हो, हिंदुओं को मार दिया। उसने साफ कहा कि हिंदू को जो है मुसलमानों ने मारा और ये हम बर्दाश्त के बाहर है, ये चीजें कुरान नहीं सिखाता। मतलब पूछ तो कहा, और फिर जो है हम और ओवैसी एक साथ जो है कमरे में चले गए। तो फिर 2 घंटे 3 घंटे के बाद जो है वो जय पांडा किसी से बात हुई होगी उनको, फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये लाइन ठीक है कि एक हॉट रहेगा एक कोल्ड रहेगा, चीजें ठीक। गुड कॉप बैड कॉप। एक और बड़ा सवाल जो हम मतलब मिस हो जाता, अब मेरे को याद आ गया। आपने जुडिशरी को भी आड़े हाथों लिया एक टाइम पर। अभी आपने बोला कि कम्युनल राइट्स जो कंट्री में होती है वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से हो रहा है और असेंबलीज को और पार्लियामेंट को बंद कर देना चाहिए। हम कभी ऐसे बोले तो हमको तो वो मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बच गया बाल बस। नहीं, 6 पेज का जजमेंट तो मेरे ऊपर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट है। नहीं, वही कह रहा हूँ, 6 पेज का जजमेंट तो उन्होंने दिया ही। लेकिन जो बातें हैं वो आम जनता की बात है। आप ये समझिए, मेरा 2 चीज़ों के लिए कंसर्न था और मैंने कहा ना कि मैं किसी प्रश्न को जो है डक नहीं करता। वो दिख रहा है। मतलब जो पूछेंगे उसका जवाब है हमारे पास। इस देश में आम आदमी जजमेंट के लिए परेशान है। 50 साल 60 साल 70 साल से केसेस चल रहे हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने जिसको इम्प्लीमेंट कराया BNS, भारतीय न्याय संहिता, उसमें एविडेंस एक्ट वगैरह में जिसमें चेंज किया है, तो उसमें एक टाइम लाइन फिक्स कर दिया है कि साल भर के अंदर मोर और लेस आप समझिए कि अब जजमेंट सारे हो जाएंगे। यदि सभी जगह लागू हो जाएगा भारतीय न्याय संहिता, फिर भी बैकलॉग 25 साल चलना है। हाँ, लेकिन नए जो केसेस हैं उसमें मतलब ये आप समझिए मोदी जी के जो कई एक बड़े लेजिस्लेशन है जिससे कि आम जनता को फायदा होगा, उसमें ये BNS सबसे बड़ा लेजिस्लेशन है, क्योंकि सभी लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाते हैं। तो आप समझें कि 60 साल 70 साल के केस है, उसके लिए टाइम लाइन निर्धारित नहीं करते। माननीय मुख्य न्यायाधीश साहब को तो पहले तो वो टाइम लाइन निर्धारित करनी चाहिए ना। लेकिन टाइम लाइन क्या निर्धारित करेंगे? राष्ट्रपति महोदया क्या करेंगे? राष्ट्रपति महोदया निशिकांत दुबे नहीं है। राष्ट्रपति महोदय या महोदया वो इस देश के प्रथम नागरिक हैं। भारत के संविधान ने उनको हमसे अलग रखा है। हम सब द्वयम नागरिक हैं, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री जी, उपराष्ट्रपति जी, लेकिन माननीय राष्ट्रपति या जो भी होंगे वो प्रथम नागरिक है। चीफ जस्टिस भी द्वयम नागरिक हैं। ऐसा कहीं आपने देखा दुनिया में कोई उदाहरण कि जो सेकेंड ग्रेड सिटीजन है, हम सभी सेकेंड ग्रेड सिटीजन है संविधान के हिसाब से, पहला नागरिक राष्ट्रपति है, उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे कि 3 महीने के अंदर जो है आप फैसला करो, नहीं तो डीम्ड टू बी अप्रूव्ड माना जाएगा। तो समस्या ये है कि ये कैसे हो सकता है? ये गलत नहीं है। ये भारत का संविधान में ये कहाँ लिखा हुआ है? भारत का संविधान ये इजाजत देता है कि कोई राष्ट्रपति को डिक्टेट करे टर्म्स को? आज तक तो नहीं हुआ, और यदि ये करते हैं तो क्या करेंगे? दूसरा, जो मैंने कहा कि उस वक्त वक्फ एक्ट के, जैसे मैंने कहा ना कि मालदा, मुर्शिदाबाद, कलियाचक, ये सब से 4000 आदमी मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ गए, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी सटी हुई है। उनको सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, उनको रुकवाना, सब की व्यवस्था जो है हम कर रहे थे। हमने कोई एक्ट पास किया है, उसके ऊपर आपको कोई जजमेंट देना है, आप जजमेंट दे दो। आप जो रोज भाषण दे रहे थे उससे ये असर होता कि ये एक्ट जो है वो खत्म हो रहा है, इस एक्ट पर स्टे लगने वाला है, इस एक्ट पर स्टे लगने वाला है। तो जब मैं, और कोई आदमी जो है, कोई कितना हो बड़ा आदमी हो, 4000 5000 आदमी को जो है वो तीनों टाइम का खाना, रुकना, रुकवाना जो है, ये किसी के लिए कष्टकर चीज़ है। इसलिए मैंने ये बातें कही थी। हैट्रिक मारी है इन्होंने, मतलब क्या करते हैं वहाँ जाके कि बार चौथा सॉरी, तो क्या है मतलब मैजिक फार्मूला क्या ढूंढा है आपने? यही वहाँ 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं चल रही है। वन ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड एरियाज है ना वो। यदि किसी को देखना हो कि लीस्ट डेवलप्ड एरिया
कैसे डेवलप्ड हो सकता है, यदि ये देखना हो तो उसको मेरी लोकसभा आना चाहिए। माननीय मोदी जी ने कोई ऐसी योजना नहीं है जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लागू नहीं हुई। झारखंड का दूसरा एयरपोर्ट मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी देवघर में, वहाँ दिल्ली के लिए 2 प्लेन चलता है, बेंगलोर के लिए, बम्बई के लिए, कलकत्ता के लिए, पटना के लिए, रांची के लिए, अभी वो हैदराबाद के लिए, गुवाहाटी के लिए, सब। हमने जब गठबंधन के नेताओं से पूछा इसके बारे में कि यहाँ पे जो एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो उनमें से एक बहुत दिग्गज नेता हैं, उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट इसलिए बन रहे हैं ताकि पलायन के लिए लेबर जा सके यहाँ से। नहीं, वो ठीक है, अब वो उनकी सोच है। दूसरा ये है कि जिस इलाके में MRI नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, उस इलाके में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। गोड्डा जो मेरी लोकसभा का नाम है, 75 साल के बाद पहली बार वहाँ रेल लाइन पहुँची। उस रेल लाइन को देखने के लिए 1 लाख की भीड़ थी। और उस इलाके में 4-5 ऐसे स्टेशन हैं जो 150 साल पहले बने। साहबगंज रेल लाइन ही थी, स्टेशन बन गए थे? नहीं, स्टेशन मतलब रेल लाइन थी। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ 75 साल बाद रेल लाइन गई गोड्डा में, लेकिन उस इलाके में जैसे गिरिडीह है, 150 साल पहले रेल लाइन गया। साहबगंज है, एक बड़ा सेंटर हुआ करता था, वो 150 साल पहले रेल लाइन गया। जब भी रेल लाइन बना, आप समझिए कि 1850 के आसपास जो रेल लाइन गया वो वहाँ पहुँच गया। आज वहाँ से एक ट्रेन नहीं चलती, लेकिन गोड्डा जो अभी 2 साल पहले रेलवे स्टेशन बना, 2 साल पहले, वहाँ से 16 ट्रेन चलती। और वो ट्रेन कलकत्ता के लिए, चेन्नई के लिए, दिल्ली के लिए, बम्बई के लिए, सूरत के लिए, इस तरह की ट्रेनें चलती हैं। वहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI, 4 लेन, आप योजना का नाम लीजिए, वहाँ DRDO का सेंटर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, प्लास्टिक पार्क, इफ़को का जो है नैनो फर्टिलाइज़र प्लांट, अभी कल ही मैं बात कर रहा था, डिक्सन जो फ़ोन की जो है बड़ी कंपनी है, जो सैमसंग वगैरह का फ़ोन बनाती है, वहाँ वो वॉशिंग मशीन का प्लांट डाल रही है। एवरेडी जो है वो बैटरी का प्लांट डाल रही है। तो मतलब वहाँ पावर प्लांट है। वहाँ झारखंड बनने के बाद सबसे बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट वहाँ हुआ, 20,000 करोड़ तो का वो जो लेबल हट जाएगा। अडानी ने पावर प्लांट बनाया, वहाँ सीमेंट प्लांट जो है बन रहा है। तो मतलब हरि अनंत हरि कथा, 1.5 लाख करोड़ की योजना जो है वो मेरी लोकसभा में या तो पूरी हो गई है या पूरी हो रही है। कोई ऐसी योजना नहीं है कि वहाँ गई नहीं। इस कारण से लोग वोट देते हैं, इस कारण से मैं 4थी बार सांसद हूँ। चलिए, इस बात पर हम कॉन्वर्सेशन रैप अप करते हैं। पॉडकास्ट में आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, आप लोगों का धन्यवाद। Thank you for watching or listening to this edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste, Jai Hind. This episode is powered by easemytrip.com. Click here to watch the previous episodes.